मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। दिस इज इंग्लिश मेंटर रुचिर। आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज के प्यारे से प्लेटफॉर्म में स्वागत करूंगा मैं। आप लोगों ने बढ़ चढ़ के अपने टेस्ट में पार्टिसिपेट करा है, थैंक यू फॉर दैट। आप लोगों ने जितनी मेहनत से अपने टेस्ट पेपर को सॉल्व करा है, उतनी मेहनत से मैं इसका सोल्यूशन प्रेजेंट करूंगा आपके लिए इंग्लिश सेक्शन का, और धीरे धीरे करके आपके पास और सारे सब्जेक्ट्स के भी सोल्यूशन आते जाएंगे। आपको यूट्यूब चैनल पे लगातार जुड़े रहिएगा। जितने भी 10 आपके पास सेट्स हैं, 10 के 10 सोल्यूशन प्रोवाइड करे जाएंगे एज प्रॉमिस्ड, ठीक है। और इस टेस्ट सीरीज का देखो जो पर्पस है, आप जानते हो, जो आपने आज टेस्ट सीरीज आपने अपना टेस्ट अपेयर किया है यस्टरडे और आज का आप सोल्यूशन ले रहे हो मेरे साथ में, तो इस टेस्ट सीरीज का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, उसको समझो। यहाँ पे आपकी जो गलतियां होती हैं, जिसमें आपको कहते हैं कि कभी पता नहीं चलता, अच्छा ऐसा भी सवाल आ सकता है, या कोई कॉन्सेप्ट जो आपने अच्छे से रिवाइज नहीं करा है, उन गलतियों को, उन कॉन्सेप्ट्स को जो रिवाइज नहीं करा है, हमारा टारगेट है वो आपको प्रैक्टिस करा के भेजना, ताकि कभी अगर वो रियल एग्जाम में आ जाए तो आपको काफी कुछ सहूलियत हो जाए एग्जाम के मार्क्स स्कोर करने में। एक चीज। दूसरी बात ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट का। हमारे पास ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चे अपना टेस्ट को अपेयर करे हैं आज, और इसमें देखा कि भाई उस केस में क्या हुआ कि अपना टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाए, सर पेपर ही हमारा पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल। इसके लिए आपको अपने सामने स्टॉप वॉच रखनी पड़ेगी, अपने टाइमर को ऑन करके रखना पड़ेगा, हैबिट बनानी पड़ेगी लगातार, ठीक है। और ये सब संभव है थ्रू मॉक टेस्ट सीरीज। जैसे केजीएस आप लोग मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आया है, इसी तरह से आप लोग अपने प्रैक्टिस करते जाइएगा, टाइम मैनेजमेंट करना जरूर सीखिएगा। तीसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग। यहां से आपके मार्क्स और ज्यादा खराब होते हैं। देखो एनडीए का आप अपना पेपर दे रहे हो, और एनडीए के पेपर में आपके अगर ज्यादातर कहते हैं ना नेगेटिव मार्किंग में नुकसान हो जाता है भाई, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप तुक्के लगाते हैं, आप गेस वर्क करते हैं, आप फ्लूक करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये फ्लूक नहीं करना है, आपको गेस नहीं लगाना है। नहीं आता छोड़ दीजिए, आता है तो अटेम्प्ट करिए। अगर आप अपने पेपर का 65% भी करके आ जाते हैं, 50 क्वेश्चन में से अगर आप 30 क्वेश्चन भी करके आ जाते हैं, तो आप आराम से मेरिट में आएंगे इंग्लिश के सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। यहीं से आपका बूस्ट हो जाएगा स्कोर पूरा, ठीक है। तो आप बस समझो कि नेगेटिव मार्किंग चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए। और फिर से मैं कहूंगा, यही हमारा उद्देश्य है इस मॉक टेस्ट सीरीज को लेके आने का। चाहे आप एनडी के स्टूडेंट हैं, जैसे कि मैं सीडीएस के लिए भी हमारे पास मॉक टेस्ट सीरीज लाई गई है, तो हमारा पर्पस ये है कि बच्चा कम से कम गलत आंसर्स लगा के आए। ऑल्दो आप जानते हैं कि हमारे टीचर्स जो हैं, हम आपको लगातार गाइड करते रहते हैं इन द क्लासरूम, ठीक। हमारे जो मॉक टेस्ट आप पढ़ते हो, वीकली बेसिस पे भी मॉक टेस्ट होते हैं, उसमें भी आप देखते हो पूरा आपको लगातार गाइड किया जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई आप अपना रियल एनवायरनमेंट में, जो रियल टेस्ट एनवायरनमेंट होता है, तो उस पर आप अपने अच्छे से परफॉर्म करके आओ। और कुछ एक आध बात ध्यान रखने की होती है। देखो इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कि पेपर का पैटर्न समझना, कि किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आपको कहां से ज्यादा क्वेश्चंस मिल सकते हैं, किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। हमें पैराजम्बल्स के ऊपर थोड़ा सा कमांड लेके आना है, हमें पैसेज के अंदर कमांड लेके आना है, हमें वर्ड मीनिंग्स के अंदर कमांड लेकर के आना है, ठीक है। तो ये सारा एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो आपको इस मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू अपना कवर करने को मिलेगा, ठीक है। चलो फिर आज शुरू करते हैं सोल्यूशन वर्क अपना, ठीक है। आपके साथ में आज मैं फिर से कहूंगा, अपने बारे में बता दूं, मैं रुचिर कुमार हूं, फैकल्टी केजीएस में यहाँ पे इंग्लिश के लिए काफी समय से पढ़ा रहा हूं। आप लोग जानते हैं सब लोग मुझे, लगभग अब मेरे पास 24 साल से ज्यादा का अनुभव हो चुका है इंग्लिश को पढ़ाते पढ़ाते ही। मेरे को अब लगभग हर तरह के मैंने सब्जेक्ट्स पढ़ाए। इसमें आप बात करो, इसमें इंग्लिश लिटरेचर भी है, इंग्लिश लैंग्वेज भी है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में मेरा कमांड ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा पढ़ाता रहा हूँ इतने सालों में। इसमें मैंने बैंकिंग, एसएससी के साथ साथ अपने एनडीए, सीडीएस सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करी है, ठीक। काफी बच्चे समय अपनी वर्दी लेके सर्विसेज में लगे हुए हैं, ठीक है। मैं क्या कहूंगा, बस ये तो आप लोगों की मेहनत है, आपकी भी वर्दी आनी चाहिए बेटा। इस बारी आप अपना टारगेट कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो परफॉर्म योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, ताकि अपने लक्ष्य को आप किसी भी हाल में हासिल कर सको, ठीक है। तो बस यही चीज है कि अचीव योर एम्स एज फास्ट एज पॉसिबल, एज क्विक एज पॉसिबल एंड इन द बेस्ट वे पॉसिबल, ठीक है। यही वो चीज है कि खान सर हमारे पास कहते हैं हमेशा, मेहनत से सब कुछ संभव है। तो बस वो चीज है कि मेहनत करने से पीछे मत हटना, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, मेहनत बराबर से पूरी चलती रहेगी, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशंस निकालते हैं, देखते हैं कि आपने गलतियां कहां कहां करी हैं, उनको आप गलती को नोट करेंगे, और बाद में अपने ऑफलाइन में अगर हैं, आप चाहे यहाँ हैं, देहरादून में हैं, आप प्रयागराज में हैं, ठीक है, आप जहां से भी अपना आप पढ़ते हैं, आप वहाँ पे प्रांशु सर के पास अगर इंग्लिश सीखते हैं पटना में, मुसल्लापुर में, ठीक है, तो वहां पे आप पूछिए जाकर सर से कि अगर ये दिक्कत है तो कैसे ठीक करें। मुझसे आके पूछिए इंग्लिश के अंदर कि सर ये दिक्कत है, कैसे ठीक करें, ठीक है। और जो ऑनलाइन बच्चे हमें जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ऑनलाइन बच्चों को भी मैं कहूंगा कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि कहां से आपको क्या चीज और बेटर कर सकते हो, कहां पे आपकी वीकनेस है, उस पर हम सेपरेट वीडियोस लेके आ जाएंगे आपके लिए, ठीक है। चलो बच्चों शुरू करा जाए फिर आज का काम। हमारे पास मॉक टेस्ट सीरीज में टेस्ट 1 है, एनडीए के लिए जो टेस्ट 1 है, इसका मैं आपके लिए सोल्यूशन दे रहा हूं। मैंने आंसर्स ऑलरेडी साथ साथ मार्क करे हुए हैं विद डिटेल्स, तो आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। हाँ, पीडीएफ कहां से मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी केजीएस डिफेंस के, अपना जो हमारे पास जो टेलीग्राम पोर्टल है उससे मिल जाएगी। केजीएस डिफेंस का जो टेलीग्राम चैनल है, वहां से आ जाकर के अपनी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इस टेस्ट सीरीज की,
ठीक है, ये ध्यान रखना। वो सॉल्यूशंस होंगे सारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं मैं आपको जो करवाऊंगा यही पीडीएफ अपलोड हो जाएगी बाद में। तो कहां से करना है भैया पीडीएफ डाउनलोड? तो पीडीएफ के लिए आप जाओगे केजीएस डिफेंस पे, ठीक है, और केजीएस डिफेंस के टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब करने के बाद में आप इस चीज को वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और जो नए बच्चे आज फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, भले ही आप केजीएस डिफेंस रेगुलर चैनल पे हैं या केजीएस डिफेंस देहरादून चैनल पे हैं, तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार मिलती ही रहेंगी, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज में, देखें कहां से और इंप्रूवमेंट हो सकता है, कहां पे आपके पास गलतियां रही हैं और कैसे उसको बेटर बनाएं, ठीक है। स्टार्टिंग के आपके पास जो सेक्शन आया था 50 क्वेश्चन में से, इसमें आपके पास 1 से 5 तक थे पैरा जंबल्स, PQRS थे। आपको क्लासेस में बताए गए हैं पैरा जंबल्स करना, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी मोड्स में आपको सिखाया गया कि पैरा जंबल्स कैसे किया जाते हैं। तो इसी के ऊपर अब थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा हमारे पास, आंसर्स निकालते हैं, जरा देखते हैं। सीधी बात है PQRS, ठीक है, इसके बारे में। और अगर किसी को इसका तरीका नहीं आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ में ही अगर आप कनेक्ट करते हैं केजीएस डिफेंस देहरादून के पोर्टल पे, ठीक है, केजीएस डिफेंस जो देहरादून वाला पोर्टल है इस पर आकर के आप मेरे साथ में एक सीरीज चल रही है मेरे पास वोकैब मंत्रा, ठीक है। इस सीरीज में ये वाईटी पे लाइव होती है, ठीक है, ऑन वाईटी ऑन दिस चैनल। ये होता है शाम को 4 से 5। इस क्लास में आकर के लाइव जुड़ के मेरे साथ आप ये सब चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। ऑल दो क्लासरूम में भी करवा रहे हैं हम इस चीज को, सेपरेट वीडियोस भी अपलोड काफी हो चुकी हैं इसके ऊपर, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो वोकैब मंत्रा सीरीज में वर्ड मीनिंग भी पढ़ेंगे आप, साथ में आपके पास पैसेज, PQRS और क्लोज टेस्ट, ये भी आपको साथ साथ उसके सीरीज के अंदर मिलेंगे और ये लाइव मिलेंगे, ठीक है। रोजाना हम इस चीज की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को देखिए, काफी क्लासेस में ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, काफी लोग सब्सक्राइब भी कर चुके हैं, इसमें जुड़ते हैं काफी नंबर्स में आप लोग। जो फर्स्ट टाइम कहेंगे मैं उनके लिए कहूंगा इस सीरीज में आकर जरूर अपने प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं आंसर्स के बारे में बच्चों। जो पहला क्वेश्चन था आपके पास वो ये था, PQRS के अंदर लिखते हैं सेंटेंस के अंदर, देखो सबसे पहला तरीका है ऑप्शन छानने का, QSSNQ ये चीज है, मतलब जो मेरे पास कितने सेंटेंस है, देखो यहाँ पे ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन है, इसमें S1 S6 नहीं है, इसमें S1 S6 नहीं है। तो मतलब क्या बनता है यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन्हीं में से अरेंज करना है। मैंने तरीका आपको पहले भी बताया हुआ है, आज फिर से बोलूंगा कि आपको क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस ध्यान रखना है। आपको फॉलो करना है एक चीज और जिसमें बताया जाता है कि फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, या फ्रेजल प्रेपोजिशन, इनका पेयरिंग होता है, आधा फ्रेज ऊपर दिया होगा आधा फ्रेज कहीं और दिया होगा, उन पे ध्यान देना है, ठीक है। इसी चीज को मैंने डिटेल में वोकैब मंत्रा सीरीज में सिखाया हुआ है, आप उस चीज को देखना जरूर, बिल्कुल हाँ, भूलना मत उस चीज को देखना। उसके बाद आता है आपके पास कुछ हमारे पास पेयरिंग्स होती हैं कंजंक्शंस की, ठीक है, इनकी पेयरिंग्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास हेल्पिंग और मेन वर्ब्स की पेयरिंग होती है, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा सा आपको सेंस भी पढ़ना पड़ेगा, आपको मीनिंग समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए अपनी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा सेंस ऑफ द सेंटेंस पढ़ो, ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है आपके पास, कर्ता क्या कह रहा है, कर्म की क्या बातें कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें लॉजिक लगाने आएंगे, ठीक है। बाकी इसका डिटेल वर्जन तो मैं आपको कहूंगा वोकैब मंत्रा सीरीज में मैंने इसको डिटेल में जाके करवाया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। बाकी जो ऑफलाइन और ऑनलाइन मेरे रेगुलर कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वहां तो मैं क्लास में ही चीज को करवाता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए इसके अंदर आंसर्स क्या बन रहे हैं। इसके आंसर देखो मैंने आपके लिए लिख दिया है यहाँ पे, बी आंसर है इसका, आपके पास लॉजिक आप मैच कर सकते हो अपना, ठीक है। बी से कैसे बन रहा है देखो जरा देख के चलो, मैंने जो आपको शॉर्टकट्स बताए यहाँ पे एस के साथ में शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट निकालने की बात आई थी, तो यहाँ पे देखो सेंटेंस लिखता है एस के साथ में द एफएल टार, वो जानते हैं पेरिस में एफएल टार है, एक सबसे सुंदर भल लगता है वो, तो एफएल टार क्या है, आपके पास एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लोकेशन भी बता दी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या बनता है द एफएल टार इन पेरिस, ठीक है। अब वो क्या है, एफएल टार क्या है, सिंगुलर नाउन है, प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, ये प्रॉपर नाउन है एफएल टार, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो इनका वर्ब भी क्या लगता है, सिंगुलर लगता है, ठीक है। तो एफएल टार इज, ये देखो पी, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनता है, इसके बाद में आपके पास पी का ऑप्शन, ठीक है। अगर ऐसा लगाता हूं तो एफएल टार इससे ये था, सॉरी पी नहीं क्यू का ऑप्शन, ठीक है, ये रहा इज वन ऑफ, ठीक है। तो एस के बाद में आपके पास क्यू का ऑप्शन लगाया, पी तो इधर कैसे के लिए था, इज वन ऑफ,
अब वन के बाद में ऑफ लगता है, ठीक है। हमें फिर से क्या ध्यान रखना है, ग्रामर में हमने सीखा हुआ है वन ऑफ का प्रयोग। आपने इस चीज को क्लासवर्क में कंडीशनल सेंटेंस में भी सीखा है, आपने इसको प्रोनाउंस में भी सीखा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे वन ऑफ का पेयरिंग है, जिसके बाद में आपके पास नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है, ओके। तो इस तरह से ध्यान रख के चले। तो देखो एफएल टार इज वन ऑफ, दिख रहा है ये वन ऑफ। तो आधा फ्रेज कहीं है और आधा फ्रेज अगले भाग में। ये पेयरिंग्स करो, कंजंक्शंस की पेयरिंग करो, ठीक है। इन चीजों के बारे में ध्यान रखो, ठीक है। तो इस तरह से आपने लगाना है आंसर इसका एस क्यू के साथ में, और एस क्यू के साथ में कंफर्म हो चुका है, इसका आंसर बी लगेगा, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस भी मैंने आपके लिए लिख दिया है, द एफएल टावर इन पेरिस इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड, ठीक है, प्लेसेस बाय टूरिस्ट एवरी ईयर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम पे खत्म होता है सेंटेंस, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम पे अंत हो रहा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये लास्ट में लग रहा है, देखिए आपके पास, ठीक है। इसको आप ग्रामर से भी हल कर सकते थे, इसको थोड़ा सा सेंस लगा के हल करना है, दोनों को मिक्सचर लगा के चलना है। तो ये तरीका है सॉल्व करने का। आपका पहला मॉक टेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे करके भी 9 मॉक टेस्ट और बाकी हैं, ठीक है। तो उन 9 मॉक टेस्ट में अगर पी क्यू आर आएगा तो हर बच्चा इसमें फुल मार्क्स गेन करेगा। ये वो हिस्सा होता है जो कभी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी होता है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अगले हिस्से को देखें। ये आपके पास पहला क्वेश्चन था 50 में से। आई होप इसका आंसर आप लोगों ने ठीक लगाया हो, और अगर आपने बाय चांस गलती कर दी है तो देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, अगले पेपर में और बेहतर करके जाइएगा, ठीक है। आपके पास अभी भी 1 हफ्ता है, बीच में आपके पास अभी 6 डेज हैं अगले पेपर के लिए, तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ का, ठीक है। अगले पेपर में एटलीस्ट ये सेक्शन बढ़िया से करके आएंगे, और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसमें हेल्प करूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए अगला ऐसा देखें बच्चों। अगला ऐसा आपके पास भाई फिर से आता है, यहाँ पे S1 S6 तो नहीं दिया है, फिर से टाइप 1 वाला ही क्वेश्चन है। तो इसमें फिर से वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तरीका वही है अपना, जैसे आपको पीछे बताया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालने की बातें, सारी चीजें अब मैच करके देखते हैं। इसका आंसर सी बन रहा है। अब देखिए क्यों बन रहा है सी आंसर, क्रॉस चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात देखो, पी क्यू और पी, एस, ठीक है, और आर, ये पहले नंबर के सेंटेंस नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनका तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहली बात, जो एस है आपके पास और जो आर है, इन पे हल्का सा क्रॉस लगा दो, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस इनसे तो स्टार्ट हो नहीं सकता। होगा तो वो किससे, या तो वो होगा क्यू से या वो होगा पी से। अब देखो सब्जेक्ट कहां दिया गया है, ठीक है। क्यू के साथ में लिखते हैं ये द आर्टिक, ठीक है, ओशियन सब्जेक्ट में आता है, प्रॉपर नाउन है ये। द आर्टिक ओशियन चेंजिंग एनवायरमेंट हैज ऑल्सो रेज्ड, एक ये दिया। फिर आता है आपके पास लिखा हुआ ऑप्शन के अंदर एक पी लिख के दे रहा है बंदा, ये कहता है द लॉस ऑफ आइस नॉट ओनली थ्रेटन्स। तो लॉस ऑफ आइस तो ये बीच का हिस्सा आया, वाइल्ड लाइफ एंड इंडिजीनियस, ठीक है। ये किसकी बातें हो रही हैं तो बताया नहीं उन्होंने, सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए था। तो ये बात श्योर है, ये क्यू से स्टार्ट होना चाहिए था, ठीक है। अब क्यू के साथ में इसको पी तो हटा दो पहले, ठीक है। ऑल दो मैंने आंसर नीचे लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको तरीका करके बता रहा हूं पूरा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके साथ में क्या बना सेंटेंस, देखिए पूरा फिर से, द आर्टिक ओशन चेंजिंग एनवायरमेंट हैज ऑल्सो रेज्ड। अब इसने क्या उठाया है चीजें, हैज ऑल्सो रेज्ड, आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेज्ड क्या चीज, सिग्निफिकेंट कंसर्न्स, हमेशा मुहावरा याद रखना, रेज्ड कंसर्न्स, किसी चीज के ऊपर परेशानी, मतलब किसी चीज की समस्या, फिक्र, वरीज, इसको हम बोलते हैं रेज कंसर्न्ड, ठीक है। तो RASED, रेज्ड कंसर्न्ड, ठीक है। रेज कंसर्न्स होता है किसी चीज के बारे में फिक्र करना, ये फिक्र सामने आ गई हमारे पास, ठीक है। रेज कंसर्न्स अबाउट योर फ्यूचर, ऐसे लगाया, ठीक है। BPSC का इशू चल रहा है, बच्चे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर फ्यूचर, दे आर रेजिंग कंसर्न्स अबाउट देयर फ्यूचर, ठीक है। तो ये चीजें बनती हैं। तो इसमें क्या बनता है आपके पास, सिग्निफिकेंट कंसर्न्स अबाउट द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। फिर लगेगा पी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है द लॉस ऑफ आइस मे नॉट, ठीक है, नॉट ओनली थ्रेटन्स द लोकल वाइल्ड लाइफ एंड इंडिजीनियस, इंडिजीनियस होता है उसी जगह के रहने वाले लोग, ठीक है, लोकल्स, ठीक है। इंडिजीनियस किस चीज की, इंडिजीनियस कम्युनिटीज, ठीक है। इंडिजीनियस से क्या बनता है, कम्युनिटीज, लोग, ठीक है। बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रेजिंग सी लेवल्स वर्ल्ड वाइड। हम जानते हैं ना कि ऐसे बर्फ पिघलती रही पोलर आइस कैप्स की तो पूरी दुनिया पानी में बदल जाएगी, एक तरह से जमीन तो डूब ही जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए देखो लॉजिक लगाओगे तो पूरा आंसर बनेगा। तो एक कंफर्म हुआ, इसका आंसर क्या बने आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर से कहूंगा बच्चों, मैं इसमें सीधा डायरेक्ट आंसर बोल सकता था, लेकिन मॉक टेस्ट का सोल्यूशन देने का मतलब ये नहीं कि मैं आऊँ और आंसर के दिखा दूं, ठीक है। मैं आपको हल्का फुल्का उसमें आइडिया भी दूंगा कि ये आंसर लग रहा है तो क्यों लग रहा है, ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई अगला सा देखा जाता है, आई होप इतना समझ आया हो। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 में देखिए
फिर से आपके पास 4 सेंटेंस निकालने वाली बात है, S1 S6 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। S1 S6 मैंने अपने जो विज्ञान मंत्रा सीरीज चल रही है उसमें मैंने सिखाए हुए हैं बच्चों को, और आगे भी प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ के आप आके सीख सकते हो, ठीक है। वो भी मिलते हैं आपके एनडीए पेपर में। तो इसमें आपके देखिए आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बात वही है, सब्जेक्ट निकालिए पहले, आपका काम सरल है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, RP, यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट नहीं हो रहा है हमारे पास, वो Q से स्टार्ट नहीं हो रहा है और वो S से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके तो ऑप्शन ही नहीं दिए हुए। तो आपका फोकस हट जाएगा इन दो ऑप्शन पे से, मतलब फिलहाल के लिए फर्स्ट के बाद सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, आपको यहाँ से फर्स्ट सेंटेंस में Q और S के ऑप्शंस ही नहीं उपलब्ध कराएगा, तो उस पर सोचना ही नहीं है, उनके बारे में देखना ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, अब बनाना है आपके पास, या तो ये बनेगा R से या बनेगा ये P से। P भाई साहब इधर बैठे हैं, ठीक है, और R किधर है भाई, ये रहा हमारे पास, R का ऑप्शन ये रहा, ठीक है। एरो जरा ध्यान से बनाना, ठीक है। तो एक कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ओवर ग्लोबल वाली बात R से है, ठीक है। अब बनाते हैं द G7's एबिलिटी, ग्रेड 7 जानते हैं ना हम लोग, उसमें कुछ देश है हमारे पास, ठीक है। द G7's एबिलिटी टू कलेक्टिवली एड्रेस क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। एड्रेस होता है किसी को संबोध करना, किसी चीज के बारे में बताना, ठीक है, ये सेंस होती है। तो देखो ऑप्शंस के अंदर डी क्यों लग रहा है, आंसर देखो पी से बनना चाहिए था, क्योंकि बात किसकी चल रही है, सब्जेक्ट की बात चल रही है। सब्जेक्ट कौन है, G7 है, ग्रेड 7 कंट्रीज हैं, द आर्टिकल से बन रहा है, तो ये आपके पास नाउन का काम कर रहा है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये बनेगा पी से, ठीक है। एड्रेस के बाद में एस लगेगा, देखो कैसे, एस के साथ में क्या बनता है, एड्रेस इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, मतलब गवर्नमेंट इज नॉट एड्रेसिंग द कंसर्न्स ऑफ द स्टूडेंट्स विच दे आर रेजिंग एवरी डे, ठीक है, ऐसे लगाया। तो क्या ध्यान रखना है, पी के बाद में आपके पास लगेगा एस का ऑप्शन, ओके। तो आपने आंसर क्या देना है इसका, ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टूड, ये तरीका था। तो क्या लिखा है, कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ओवर द ग्लोबल वाली बात नहीं लगा देना है, क्या लगाना है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स इज क्रिटिकल गिवन दैट, ये सोचते हुए कि अगली लाइन क्या लगी, गिवन दैट इट्स मेंबर्स आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा प्रदूषण तो यही फैलाते हैं, एंड विल्ड क्या चीज करते हैं भैया यहाँ पे सेंटेंस के अंदर, जो ज्यादा प्रदूषण यही फैलाने वाले लोग हैं। फिर आर पे जाओगे आप लोग, ठीक है, क्या लग चलेगा यहाँ पे, कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ओवर ग्लोबल एनर्जी मार्केट, मतलब इनका फिर वो चीज ना कि ये सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी फॉसल फ्यूल का यही लोग करते हैं, ठीक है। अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये कहते हैं दुनिया में प्रदूषण फैला रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रदूषण तो ये लोग फैला रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज बनती है, G7 कंट्रीज सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग कंट्रीज है वर्ल्ड में, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसी चीज को एड्रेस कर रहे हैं, बताइए, है ना, मतलब चोर के हाथ में वो ताला वाली बात आ गई, वो तो है ना। तो बस चलो समझो इस चीज के बारे में, आपने आंसर निकाल लिया है, मेरे पास पूरे में इसके राइट आंसर्स आपके लिए लिख दिए हैं, तो आप बड़ा सोच समझ के इस चीज को बनाइएगा, ठीक है। सारे आंसर्स आपके लिए ऑलरेडी फुल पैसेज में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। किसी मीनिंग में आप पूछना चाहते तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको मीनिंग में आंसर दे दूंगा आपको, ठीक है। कोई वर्ड मीनिंग आपको कोई अलग सा लगे, एमिटर्स होते हैं फैलाने वाले, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। विल्ड का अंदर होता है सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ के बारे में बोलना, ठीक है। विल्ड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस मतलब होता है वो उस पर ताकत रखते हैं, उस पर बोलते हैं, उस पर काबू रखते हैं, प्रभाव रखते हैं, प्रभुत्व रखते हैं, ऐसे करके, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद में भैया अगले वर्ड पे देखिए, अगला हमारे पास पेयरिंग क्या आता है, नंबर 4 पे, नंबर 4 में देखिए ऑप्शन देते हैं आगे पास RPQS, चारों ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट निकालो बस खाली। सेंटेंस के अंदर जंतर मंतर सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ठीक है, ये R से बनता है, ठीक है। उसके बाद देखो बिल्ड बाय महाराजा जयसिंह, क्या बनाया गया था महाराजा जयसिंह 2 द्वारा, ठीक है, ये तो बताया नहीं इसने Q के अंदर, तो Q तो हटा दो पहले, ठीक है, आंसर लगा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी Q हटा दो, ठीक है। फिर लिखता है अगले जाकर के इन द अर्ली 18th सेंचुरी, S नहीं चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि हमें बात करनी है सब्जेक्ट से शुरू करना है, तो ये बात पक्का है हमारे पास कि R से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, जंतर मंतर है, ठीक है, दिल्ली में है ना ये हमारे पास, तो क्या लग के चलेगा, आपके पास R से शुरू करो। जंतर मंतर कहाँ स्थित है, इन सेवरल इंडियन सिटीज इंक्लूडिंग दिल्ली एंड जयपुर। इज के बाद देखो ध्यान से P लगाना है आपके, ठीक है, इज अ कलेक्शन ऑफ एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, ठीक है। यहाँ पे ना देखते हैं आपने वो ऑब्जर्वेशन के लिए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, गैजेट्स रखे हैं, डायल्स रखे हैं, सन डायल भी वहीं से है हमारा, ठीक है। तो वहाँ पे ना पहले हमारे पास घड़ियाँ नहीं थी, सूरज के डायरेक्शन देखे, पहर देख करके हम लोग अपना टाइम निकालते थे, तो वो चीज़ बनता है। तो इससे R के बाद में P का ऑप्शन है, तो इसके अंदर आंसर आपने इस वजह से A लगाया है, फुल सेंटेंस नीचे मेंशन्ड है इसका, ठीक है। चलो अगले सवाल पे देखते हैं बच्चों, नंबर 5 आपके पास, देखते हैं क्या आंसर इसका, देखते हैं। सबसे पहली बात RS, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ जो सेंटेंस है, इसमें पहला जो सेंटेंस है वो आपके पास P से या Q से नहीं हो सकता,
P से या Q से इसको हम लोग नहीं बनाएंगे। तो किससे बनेगा जरा देखते हैं, या तो R से या S से। सेपरेट निकालो भाई कौन है इसके अंदर। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर, कौन है रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये तो बता ही नहीं, तो ऑप्शन में भी नहीं है। आर की बात कर लेते हैं जरा, आर ये वाले भाई साहब हैं, ठीक है। तो अ क्रूशियल लिंक बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लिंक हैं कौन, एस से बात कर लेते हैं एक बारी। एस लिखता है भाई ये कि आपके पास गवर्नर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये इससे सब्जेक्ट आ गया। गवर्नर्स जो होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं इंडियन स्टेट्स के। जैसे हर प्रांत में गवर्नर होता है, ठीक है, तो हर राज्य में गवर्नर होता है, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख के चलना है। तो इसके साथ में आपका ये एस से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हर राज्य में पाए जाते हैं, जो क्या सर्व करते हैं, वो एक लिंक की तरह से काम करते हैं सरकार और प्रदेश के बीच में, ठीक है। तो एस के साथ में आप क्या लगा के जा रहे हो यहाँ पे, पी का ऑप्शन, सर्व एज, पी का ऑप्शन जाओ यहाँ पे, ठीक है। और कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, ठीक है। एस पी ये लगाया, फिर आर का इस्तेमाल करो, ठीक है। आर क्यों लगाओ, बिकॉज भाई इनका काम क्या होता है, अ क्रूशियल लिंक बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इंप्लीमेंटिंग लॉज, ठीक है, ये चीजें एज कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह से, ठीक है। तो इसमें आप क्या लगाओगे, एस एस पी, अपना ऑप्शन के अंदर बी लगा करके एस पी क्यू और फिर आर, इसका राइट आंसर है। और ये मैंने यहां मेंशन करा हुआ है, बी आंसर इसका राइट सेंटेंस है, ठीक है। तो बाकी सेंटेंस लिख दिया गया है, गवर्नर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन स्टेट्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड सर्विंग एज क्रूशियल लिंक बिटवीन द स्टेट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पूरा लिंक आपके सामने मेंशन्ड है, ओके। तो ये थे आपके पास कुछ PQRS का सवाल। अब आते हैं अगले सेक्शन के अंदर। इसमें देखिए हमें क्या करना है बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना है, हमेशा ना हेडिंग को पढ़ो। तुम लोग एक जल्दीबाजी में रहते हो यार, पता नहीं क्या एक रहता ना कि बिना हेडिंग पढ़े पेपर को करने का तरीका, यार ये तरीका बड़ा गलत है। आपको हेडिंग पढ़ना चाहिए हमेशा बच्चों, ठीक है। हमेशा हेडिंग पढ़ो, फिर देखो उसने क्या पूछा है, फिर आंसर निकालो। कई बार हुआ है, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे प्रीवियसली पेपर भी दिए हों और ये देखा हो कि आपने साइनो मार्क करते करते ना हेडिंग चेंज होकर पता नहीं चला, हम एंटो पे भी वो साइनो लगा के आ गए, या वाइस वर्सा। कई बार होता है ऐसा, हम ध्यान ही नहीं देते, हेडिंग चेंज हो गई होती है, हम उसी फ्लो में चल रहे होते हैं। तो बेटा हेडिंग लिखी इसलिए जाती है ताकि बच्चा उसको पढ़े, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ के चलना पेपर में, जल्दबाजी ना करना। कल अगर इस पेपर में ऐसा किसी बच्चे से हुआ है कि उसने बिना हेडिंग पढ़े आंसर निकाल दिए, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, रियल पेपर में चेक नहीं कर पाओगे। यहाँ तो चेक हो जाएगा, अभी 9 टेस्ट बाकी हैं, लेकिन बाकी टेस्ट में जो रियल पेपर है वो एक ही दिन होने वाला है, और एक ही बारी पूरा अपना इतनी मेहनत है पूरे साल की खराब ना हो जाए, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से सोच समझ के अपने पेपर को करिएगा, रीड करके करिएगा, ठीक है। चलो भाई अगला सा देखें, इसमें क्या पूछते हैं 6 से 10 के बीच में। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज वर्ड्स अंडरलाइन, रीड सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड विच वर्ड क्लास, ठीक है, द अंडरलाइन वर्ड्स बिलोंग्स टू, ठीक है, किस क्लास को बिलोंग करता है। मतलब यहाँ पे क्या निकालना है, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालना है शायद, ठीक है। ये सवाल किसका है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इस पे आपको भर भर के लेक्चर दिए मैंने क्लासरूम में, तो आपको शायद समझ आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में आंसर देखो उसके साथ में, द कैट इज क्विक व्हेन इट चेजेस द माउस, बिल्ली फुर्तीली होती है जब वो चूहे को पकड़ती है, ठीक है। तो ये नाउन है, संज्ञा तो ये है नहीं, क्योंकि संज्ञा कौन है, तो कैट है, ठीक है, ये तो नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। वो क्या है, फुर्तीली है जब वो पकड़ती है चूहे को, तो आंसर बनेगा एडजेक्टिव। मतलब क्या बनेगा, ये कैट की खासियत बन जाती है, विशेषता बन जाती है, क्वालिटी बन जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्विकली मत कर देना, वो एडवर्ब होता है, क्विकली एडवर्ब होता है, लेकिन द कैट इज क्विक मतलब वो फुर्तीली बिल्ली है, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर लगेगा क्विक के साथ में डिस्क्राइब्स नाउन, बेसिकली जिसको कैट को डिस्क्राइब कर रहा है वो, और जो नाउन की एबिलिटी बता दे, हमने सीखा भाई वो एडजेक्टिव होता है, जो वर्ब की एबिलिटी बता दे वो एडवर्ब होता है, समझे, ऐसे ध्यान रखना है। तो द कैट इज क्विक, और इस वजह से क्वालिटी बताने की वजह से ये क्या बनता है, एडजेक्टिव, ओके। बाकी यहाँ पे सारे एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं आपके लिए, ये डिटेल्स मैंने इसलिए टाइप कर दी हैं ताकि टाइम थोड़ा सा बच सके आपका, ठीक है। आप डिटेल को जरूर पढ़ना, बाद में ध्यान से रखना, जिसमें इन्फॉर्मेशन किस बारे में देखो दी गई है, अबाउट नाउन के एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, उसकी क्वालिटीज दिए गए हैं, जैसे साइज, शेप, कलर, ठीक है, स्पीड एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे पास एडजेक्टिव्स के काम होते हैं, ओके। तो चलो अगला सवाल देखिए हमारे पास क्या आता है बच्चों। अगला सवाल हमारे पास आ रहा है, ये रहा नंबर 7, एंड के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे इजी है, एंड का मतलब होता है कंजंक्शन, दो हिस्सों को जोड़ दे उसको हम क्या बोलते हैं सेंटेंस के अंदर, कंजंक्शन। इसमें एक कॉमा एक्स्ट्रा लग गया है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये टाइपिंग में गलती हुई है। तो जब कॉमा लगेगा तो कंजंक्शन का काम नहीं है, ठीक है, एक ही चीज आती है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना आपके पास सेंटेंस के अंदर, दे वेंट टू द मार्केट, ये क्लॉज 1 है, यहाँ पे एक्शन पूरा हो चुका जाने का,
फिर उसके बाद वापस भी आए, देन रिटर्न होम। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं आपसे, फिर वो वापस आए, दो क्लॉज को जोड़ा उन्होंने। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए कौन फेविकोल चाहिए भैया, बीच में कंजंक्शन चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंड इज यूज एज अ कंजंक्शन, ठीक है, बिटवीन टू क्लॉजेस, दे वेंट टू द मार्केट एंड देन दे रिटर्न होम। ठीक है, तो ये चीज है ना, कॉमन सब्जेक्ट लिया, तो इस वजह से जब कॉमन सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके साथ में अगला क्लॉज पहले क्लॉज के ही ऊपर सबऑर्डिनेट करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, आपने सीखे हैं मुझसे क्लासरूम में, कोलेटिंग, सबऑर्डिनेट, ये सारी चीजें आपने सीखी हुई है कंजंक्शन की कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, तो उसी को आपने अप्लाई करना है। ओके, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है नंबर 8 के अंदर, हियरिंग। यार ये क्वेश्चन बहुत आता है बेटा, जिरंट्स का क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत आता है हमारे सवाल में। ठीक है, हमारे पेपर में ये ना एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, ये सवाल उसको डालना ही डालना है, और इसमें खतरनाक गलतियां होती हैं बच्चों की। ठीक है, अब देखो जिरंट से लोग सीधा सोच लेते हैं कि सर यहाँ पे तो आपके पास कहते हैं द लाउड नॉइज, हियरिंग द लाउड नॉइज द डॉग स्टार्टेड बार्किंग। अब बच्चा सोच रहा है सर ये तो आईएनजी फॉर्म से लग रहा है, सब्जेक्ट से पहले लग रहा है, तो जिरंट हो गया। रुक जाओ, देखो इसने और क्या बोला हुआ है। ठीक है, हियरिंग यहाँ पे क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है बाय एडिंग आईएनजी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अगर ये नाउन का काम करता तो ये लाउड क्या चीज है, लाउड नॉइज, ये भी तो नाउन है। तो अगर ये जिरंट होता तो जिरंट भी तो नाउन ही होता है, तो दो नाउन कैसे आ जाएंगे एक साथ, खुद सोच के देखो। अगर हियरिंग नाउन होता तो दूसरा ये नॉइज कैसे आ गया साथ में, वो तो पूरा एक ही सेंटेंस का हिस्सा है ना, तो एक ही हिस्सा बना रहा है। तो यहाँ पे ये दो नाउन तो फिर नहीं लगेंगे एक साथ में, तो इसलिए जिरंट नहीं है, ये किस में जाएगा, पार्टिसिपल में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन कर रहा है किसके बारे में, वर्ब हियर के बारे में बता रहा है, ये पार्टिसिपल वर्ब के बारे में बताता है, ये ध्यान रख के चलना है। ठीक है, ये क्रिया की बातें कर रहा है, सुनने के बाद, मतलब आप ये मान के चलो ये आफ्टर हियरिंग का सेंस लगा रहा है। आप ऐसे लगा के चलो इसको, ये लॉजिक लगा के चलो इसमें, आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना कि अगर आफ्टर हियरिंग द लाउड नॉइस, तो नॉइस सुनने के बाद, सुनने के पश्चात, तो ये पार्टिसिपल का फंक्शन प्ले करने लग जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख के चलो। ठीक है, तो क्या लगाया, हियर इट्स फंक्शन एज एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट द डॉग। ठीक है, एक्सप्लेनिंग, ठीक है, व्हाई इट स्टार्टेड बार्किंग, कि भाई उसने क्यों भौंकना शुरू कर दिया, ये बता रहा है वो। ठीक है, तो क्वालिटी के रूप में बता रहा है। तो जब वर्ब के अंदर हम क्वालिटी बताते हैं, या तो वो एडवर्ब होता है या फिर वो क्या होता है आपके पास, पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखे चलना, पार्टिसिपल फॉर्म क्या करती है, ऑफ अ वर्ब दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, और ठीक है, टू फॉर्म वर्ब। ठीक है, इट कैन बी प्रेजेंट टेंस इंडिकेटिंग आईएनजी, और पास्ट टेंस यूजुअली एंडिंग ऑन ईडी, ऐसे बना करके। ठीक है, और ये आपने पूरा मुझसे वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में, और इसके अलावा आर्टिकल्स में, और पार्ट ऑफ स्पीच में, 3 जगह पर 3 चैप्टर्स में मुझसे ऑफलाइन या ऑनलाइन सेशन में सीखा है। ठीक है, तो इसमें मेरे को बिल्कुल आपसे गलती नहीं चाहिए। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात हम पूरे कर चुके थे, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। ऑक्सिलरी वर्ब्स में मॉडल्स की बात हुई थी, कैन को, सेमी मॉडल्स और सब चीज़ों की बात हुई थी, कैन कुड शुड वुड यूज टू एम टू वॉज टू, सबकी बातें हुई हैं हमारी। ठीक है, तो भाई ध्यान से करना, इसी पैटर्न पे आपको एनडी का पूरा पेपर मिलेगा। ये पेपर इस तरह से बनाया गया है मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है, आपको जो रियल एग्जाम वाला सिलेबस होता है उसकी प्रैक्टिस कराई जाए। ठीक है, तो इसमें से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना। ओके, चलो अगला सा देखो, अगले से को देखते हैं। द फ्लावर्स इन द गार्डन आर ब्यूटीफुल, अरे बड़े सुंदर फ्लावर हैं। ठीक है, सुंदर क्या है, सुंदरता किसी की क्वालिटी है, नाउन क्या है, फ्लावर्स हैं, और फ्लावर्स कैसे हैं, सुंदर हैं। ठीक है, कैसे हैं भाई, वो सुंदर हैं। ठीक है, अब सुंदर क्या बन गए, क्वालिटी बन गई, और जो नाउन की क्वालिटी बता दे शब्द, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। खत्म कहानी। ठीक है, तो आंसर क्या लगा के चलोगे आप लोग, ए ऑप्शन। डिटेल्स में मैंने यहां लिख दी हैं। ठीक है, ये चीजें हैं, राइट। चलिए अगला सवाल देखा जाए, हमारे पास क्या आता है। ही रैन वेरी फास्ट इन द रेस। ठीक है, देखो सेंटेंस मैंने बोला सर ही इज गुड। ठीक है, मैंने बोला ही इज वेरी गुड, यहां पे एडजेक्टिव था, यहां पे गुड है, लेकिन बता भी दिया कितना, डिग्री के रूप में, बहुत अच्छा है सर। ही के बारे में वेरी गुड, मतलब गुड के साथ में डिग्री बताने वाला है एडवर्ब, और उसके साथ में है एडजेक्टिव। समझे, तो ये ध्यान रखना है, सी आंसर लगेगा, ये एडवर्ब है। ये वेरी का काम क्या है, एडवर्ब बताने का। वेरी मॉडिफाइज एडवर्ब फास्ट। ठीक है, एंड बाय इंटेंसिफाइंग,
ठीक है, डिग्री वाली बात कही मैंने, वो डिग्री बता रहा है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं, ठीक है, इस वजह से वो तेज भागा। भाई बाकी एडवर्ब की परिभाषा तो आपको पता ही है, पूरी क्लासरूम में डिस्कस करी गई है भाई ये। ओके, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित। अगला देखिए हमारे पास सेक्शन क्या आता है, 1 से 15 की बात करते हैं अब, ठीक है। 50 क्वेश्चन में से हम लोग 15 तक पहुंच चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अब ईच आइटम इन द सेक्शन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंसेस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग। हमें यहाँ पे एंटो निकालने हैं बच्चों, ऑपोजिट इन मीनिंग, ठीक है, द अंडरलाइन वर्ड एंड मार्क योर आंसर्स। ओके, चलो इधर देखते हैं क्या करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात आता है, पॉलिटिशियंस एल्यूसिव प्रोमिसेस लेफ्ट द पब्लिक कंफ्यूज्ड। एल्यूसिव का मीनिंग पूछ रहा है और ध्यान रखो आपसे ऑपोजिट पूछ रहा है, ये ध्यान रखो। यहां पे गलतियां करते हैं बच्चे, सिमिलर लगा के आ जाते हैं ध्यान ध्यान में, तो उसने ऑपोजिट वर्ड पूछा है आपसे, तो बहुत अलर्ट रह के पेपर करना, ठीक है। तो क्या लिखता है, द पॉलिटिशियंस एल्यूसिव प्रोमिसेस लेफ्ट द पब्लिक कंफ्यूज। तो कंफ्यूज से क्या बनता है, एल्यूसिव, और हम जानते हैं एल्यूड वर्ड से हम सीखे हैं धोखा देना, किसी से बच के निकलना, एस्केप करना, जो कॉमन नहीं होती, अनकॉमन, इररिलेवेंट, ठीक है, अब नॉर्मल, ठीक है, कंफ्यूजिंग, पजलिंग, ये सारे वर्ड्स हम सीखे हैं। तो इस तरह से ध्यान रखे चलो। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, लेकिन हमें क्या निकालना है, ऑपोजिट निकालना है। ये तो अनक्लियर का सेंस दे रहा है, ये तो आपके पास अनक्लियर है, ठीक है, ये तो आपके पास इनटैंजिबल है, जिसको कह सकते हैं ना हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, जो सबूत मिले, ठीक है, वो सिर्फ हवा में बातें एक तरह से बोलते हैं, ठीक है। अनक्लियर है, ऑब्स्क्योर है, एम्बिगुअस है, ये सारे देखो उसके लिए वर्ड्स हैं। मैंने वर्ड्स आगे भी पेज में आपके लिए बना दिए मीनिंग इनकी हिंदी में भी, ताकि आपको हिंदी नोट करने की अगर दिक्कत है तो बाकी मीनिंग्स भी आपको मिल जाए। तो देखो वेग का मतलब भी वही होता है, सेम मीनिंग है, ठीक है। फ्लीटिंग होता है आगे निकलने वाला, भागने वाला, आगे आगे तेज तेज निकलने वाला। मिस्टीरियस रहस्यमय हो गया। तो लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाना है इसके अंदर। लॉ ऑफ एलिमिनेशन कहता है कि आपके पास एक वर्ड ऐसा मिलेगा, मान लो आपको अपोजिट निकालना है, तो सपोज ये आपके पास अपोजिट मीनिंग दे रहा है, ये अपोजिट मीनिंग दे रहा है, ये अपोजिट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है कि इसमें लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाना है। अगर सानोनिम आता तो 3 अपोजिट होते, एंटोनिम में उल्टा देखना है। एंटोनिम के अंदर आपको अगर मान लो एक नेगेटिव वर्ड मिल रहा है, तो नेगेटिव वर्ड के लिए यहाँ पे भी नेगेटिव ऑप्शन दिया हुआ है, फिर नेगेटिव दिया हुआ है ऑप्शन, फिर एक नेगेटिव दिया हुआ है और एक ही पॉजिटिव ऑप्शन दिया होगा। तो आंसर किस पे जाएगा, आपका पॉजिटिव ऑप्शन पे जाएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, सेंटेंस के अंदर टैंजिबल की बात करोगे, जिसको हम छू सकते हैं, जो रियल होता है, जो जेन्युइन होता है, जो फैक्चुअल होता है। हाँ समझे, इस तरह से निकलेगा और ये प्रैक्टिस लगती है इसके बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखना आंसर इस वजह से इसका लगेगा बी वाला, ठीक है। एल्यूसिव के मीनिंग लिख दिया मैंने, डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव, ठीक है, बच के निकल गया, भाग गया हो तो वहां से, ठीक है। लेकिन इसको ऑपोजिट देना था हम लोगों ने, तो समथिंग ऑपोजिट में क्या बनता है, कॉन्क्रीट। टेंजिबल का मतलब कहता है इसका सबूत मिले, कॉन्क्रीट रहे, बिल्कुल कॉन्क्रीट एविडेंस वाज फाउंड अगेंस्ट हिम, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से समझ के चलो। बाकी के मीनिंग देखो, वेग का मतलब लिख दिया मैंने, अनक्लियर बता दिया। फ्लीटिंग का मैंने बोला रिफर्स टू समथिंग दैट इज, ठीक है, टेम्परेरी एंड शॉर्ट लिव्ड, जो जल्दी जल्दी चेंज होने वाला है, ठीक है। जैसे टाइम इज फ्लीटिंग, टाइम इज फ्लीटिंग, एग्जाम में कुछ समय तो रह गया हमारे पास, कहाँ हमारे पास 1 साल था कुछ समय पहले तक, फिर एकदम से एकदम लगा भाई अब तो जनवरी आ गया, टाइम इज फ्लीटिंग, समय तो निकल रहा है भाई जल्दी जल्दी। तो बस मेहनत कर लो बच्चों, ठीक है, समय बहुत अभी नहीं बचा है, 90 डेज से भी कम का समय है, तो आपको और ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलो भाई देखो इधर मिस्टीरियस रहस्यमय की बात हो गई थी, रेफर्स टू समथिंग अननोन और पजलिंग, ठीक है। साथ में आपके कंफर्ट के लिए मैंने काम और करा है कि मैंने सभी वर्ड्स की हिंदी लिख दी है, ठीक है। इन हिंदी को आप चाहो तो बाद में फेयर कर सकते हो। जो इंग्लिश मीडियम बच्चा है उसके लिए इंग्लिश में भी पीछे मीनिंग लिखे हुए, और हिंदी मीडियम बच्चे के लिए मैंने हिंदी में भी मीडियम में यहाँ पे लिख दिया है। सोल्यूशन तो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही दे रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपको ईजी पड़ेगा। लेकिन बाकी ये भी काम जरा ध्यान से रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। क्या पता कल उस आपसे मिस्टीरियस पूछ ले और उसका एंटोनिम पूछ ले आपसे, ठीक है, तो आप बोलोगे टेंजिबल, ठीक है, क्लियर, लूसिड, ये सारे वर्ड्स, ठीक है। तो चलो अगला वर्ड देखिए हमारे पास क्या है। अगला वर्ड आता है, द एथलीट वाज नोन फॉर हिज इनडोमिनेटेबल स्पिरिट, ठीक है। इनडोमिनेटेबल का ऑपोजिट देना है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनडोमिनेटेबल का मीनिंग होता है इम्पॉसिबल टू बी डिफीटेड, ठीक है, डिस्करेज करना, इसको हराया नहीं जा सकता। रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रॉन्ग अनयील्डिंग स्पिरिट, मतलब ये ऐसा इंसान होता है जिसपे कोई अपना काबू नहीं कर सकता,
ठीक है, अजय होता है, ये इनविंसिबल होता है एक तरह से। ठीक है, तो क्या बनता है आपके पास, सिमिलर वर्ड के साथ जाना चाहिए। इनडोमिनेटेबल वो है जो आसानी से हार ना माने, दृढ़ता दिखाए। ठीक है, ये क्या होता है, दृढ़ होता है। ठीक है, तो जब दृढ़ता की बात आती है, ये कॉन्फिडेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखे चलो। ठीक है, ये कॉन्फिडेंट होता है, ये बहुत ज्यादा आपके पास ना एक तरह से सब में से ना स्टबर्न होता है, अनबेंडिंग, अनयील्डिंग, ऐसा सारे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो ये लिखा भी उन्हें अनयील्डिंग, वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अनबेल्डिंग, ये सारी चीजें, तो ये तो इसका सिमिलर वर्ड हुआ है। देखो इसके साथ सिमिलर वर्ड क्या बने, सब में से जो दूसरे की बात मान ले। ठीक है, इनविंसिबल अजय, रेजोल्यूट डिटरमिन्ड, अनवेवरिंग डिटरमिन्ड, तो हमें क्या करना है, ऑपोजिट देना है। इनडोमिनेटेबल का ऑपोजिट बनेगा बी वाला ऑप्शन, क्योंकि यही वो होता है जो किसी की बात को आसानी से मान लेने वाला। ठीक है, बात को मान लेने वाला। ठीक है, तो ये सेंस बनता है, जो आसानी से आपकी बात मान ले, वो सबमिसिव होता है। जैसे कि हमारे घर में हमारे मम्मी होती हैं, खासकर माता जी जो होती हैं, आप जो कहते हो बात मान लेती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, पिताजी की तरफ से डंडा उड़ता हुआ आता है, चप्पल उड़ती आती है, लेकिन मम्मी जी बड़े प्यार से कहती हैं हाँ बेटा कर ले, बात मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, वो सबमिसिव सेंस है। या फिर दूसरा सबमिसिव होता है किसी के आगे हार मान जाना, गिव अप कर देना, सरेंडर मान लेना, इस चीज़ को इस तरह से भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो अगर मान लो कोई हार नहीं मानता, तो उसको अपोजिट क्या, जो हार मान जाए, सबमिसिव होता है भाई इंसान वो। ठीक है, सबमिशन सीखा होगा आपने, रेसलिंग में देखते हैं सबमिशन मूव होते हैं लोगों के। ठीक है, तो ये चीज बनती है, इसलिए इसका आंसर क्या बनता है, बी। रेजोल्यूट के अंदर दृढ़ता होता है, सारे मीनिंग अभी हैं अगले पेज पे लिखे हुए हैं मैंने, इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे हैं, अगले पेज पे हिंदी मीडियम के लिए है। तो आंसर आपने 12 का लगाया हुआ है बी। हिंदी मीनिंग ये रहे, इनविंसिबल जिसको पराजय करना मुश्किल हो, रेजोल्यूट जो डिटरमेंट होता है ना, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल हटी हो, निश्चय कर ले और उसका निश्चय अटूट होता है। ठीक है, अनवेवरिंग होता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो बेसिकली अपने रुख में अड़ा रहता है और स्थिर रहता है। ठीक है, सारे सारे सिमिलर हैं किसके ना, अनयील्डिंग है ना, मतलब इनडोमिनेटेबल के सारे सिमिलर मीनिंग्स हैं, लेकिन हमें निकालना था ऑपोजिट। ध्यान रखना, ये ऑपोजिट में दुर्घटना घटती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो केयरफुल रहना बच्चों। अगले पे आइए, 13 पे देखते हैं प्यूनेटिव। प्यूनेटिव इससे वर्ड्स आ जाता है आपके पास। प्यूनेटिव मेजर्स होता है टेकन बाय द गवर्नमेंट स्पार्क्ड आउटरेज। पहली बात तो आउटरेज का मीनिंग समझ लो। आउटरेज होता है क्रोध, आक्रोश। ठीक है, ये होता है आक्रोश, एंगर, ये सेंस बनता है। स्पार्क होता है चिंगारी देना उसको। ठीक है, उसने उसको चिंगारी, चिंगारी ना वो थी हमारे पास जो 1857 का रिवोल्ट बन गई, उससे हमारी जो भारत की आज़ादी का स्ट्रगल शुरू हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ थी। तो क्या बनता है, प्यूनिटिव मेजर। प्यूनिटिव का मीनिंग क्या होता है, प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशमेंट, मतलब सख्त कानून। मैं कल पढ़ा रहा था विज्ञान मंत्रा सीरीज में, ड्रिकोनियन वाला सेंस, एक ड्रिकोनियन लॉज, इतनी सख्त थी कि लोगों ने विद्रोह कर दिया, ड्रिकोनियन लॉज नहीं फॉलो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो क्या लग के चलता है यहाँ पे, प्यूनिटिव मतलब होता है इसमें बहुत ज्यादा सजा मिलती है, रगड़ा लगता है भाई अच्छे से आर्मी में। ठीक है, डिसिप्लिनरी सिमिलर मीनिंग हुआ। रगेड होता है कठोर, सख्त, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ में। फिर बनता है लीनियंट, इसका आंसर बनेगा दया के साथ में, दयालु। ठीक है, काइंड का सेंस बन जाता है, लिबरल का सेंस बन जाता है, ये सारे वर्ड्स आते हैं। जेनरस का सेंस आ जाता है, काइंड हार्टेड का सेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये देखना, पीनल का मतलब भी सजा देना होता है, अंडर द इंडियन पीनल कोड, है ना, दफा के तहत ऐसे लगाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो साथ में आपके पास क्या आंसर बनेगा, सी वाला, ऑपोजिट के अंदर। ठीक है, बाकी मीनिंग फिर से आपके पास यहाँ पर है। डिसिप्लिनरी चीज वो है कि व्यवहारिक बेसिकली चीज है कि यहाँ पे कार्यों को संदर्भ में बोलते हैं, जिसमें कहते हैं कि किसी को व्यवहार सही करने के लिए बोला जाता है। डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाते हैं स्कूल में। हम लोग जब स्कूल में, याद करो केमिस्ट्री लैब में काफी सारे टेस्ट ट्यूब फोड़ी होंगी तुम लोगों ने, मैंने भी फोड़ी है ना, तो हम पे फिर बाद में डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाता था। प्रिंसिपल कहता था कैमरे में देखो किस किस ने टेस्ट ट्यूब फोड़ी हैं, सबके पेरेंट्स को बुलाओ, डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। 2 दिन का सस्पेंशन मिल गया था भाई। ठीक है, तो वो चीज बनती है। तो इसके अंदर क्या बन गया, डिसिप्लिनरी का सेंस। रगेड का अंदर आप रगेड जीन्स पहनते हो भाई, फटी होती हैं, नई जीन्स लाके काट के जैसे काट रहे होते हैं बैठे हुए हम लोग, है ना, तो वो क्या बनते हैं, रगेड बनाते हैं। लेकिन रगेड का अंदर क्या होता है, खुरदरा। वो रेग मार नहीं आता, सैंड पेपर, जिसमें वो घिसने का काम करते हैं लकड़ी वगैरह को, हमारे जो आते हैं घर पे बनाने सामान, है ना, तो रेग मार जो होता है सैंड पेपर, तो उसका सर्फेस क्या होता है, रगेड होता है। जो बाहर आपके पास रोड है, रोड भी क्या है, रगेड है, उसमें फ्रिक्शन बनेगा जब वो रगेड होगी। अगर वो स्मूथ होगी तो उसका फ्रिक्शन नहीं बनेगा, फिसल जाएगा व्हीकल उस पे से। घर का फर्श स्मूथ होता है, रगेड नहीं होता। वहाँ पे हमें सहूलत चाहिए होती है ना, आराम से चलना है, लेकिन तभी कहते हैं फिसलन भी हो जाती है कई बारी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो इसमें ध्यान रखना है कि रगेड के अंदर यहाँ पे समथिंग जो कि कठिन
ठीक है, या फिर ऐसे चीज जो बहुत ड्यूरेबल हो, मजबूत, बिल्कुल सख्त, है ना, रगेड सरिया होता है बिल्कुल ऐसे लगा करके। तो इसके बाद अगला वर्ड था पीनल, मैंने बताया विधायकी के, बेसिकली विधायक व्यवस्था के अंदर, कानूनी व्यवस्था के अंदर सजा देने के लिए बोलते हैं हम लोग पीनल का केस, ठीक है, दंड दिया जाता है इसके अंदर, तो वो कोर्ट वगैरह में काम आता है। उसके बाद देखिए अगला, अगला निकलता है फोर्थ नाइट, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, ठीक है, हर फोर्थ नाइट या हर फोर्थ राइट, सॉरी, हर फोर्थ राइट रिस्पॉन्स शॉक द एंटायर ऑडियंस। फोर्थ राइट क्या मतलब क्या होता है, तुरंत, ठीक है, मीन्स डायरेक्ट, सीधा, मतलब लिया बाण और निशाने पर सीधा, ठीक है, जब चीज सीधी बात की जाती है, टू द पॉइंट बात की जाती है, मुद्दे की बात की जाती है, ठीक है। आप देखो मेरे साथ में क्या होता है कि मेरे साथ में वो शेरो शायरी नहीं होती भाई, मुझे नहीं आती वो करने का, मैं आता हूँ पढ़ाता हूँ, मैं चला जाता हूँ, वो वाला काम है, ठीक है। तो कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को लगता है एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे सर हमारा, भाई यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा होता है, खासकर स्टडी वाले प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा होते हैं, पढ़ने के लिए होते हैं, ठीक है। सारा दिमाग में पढ़ने पे लगा हुआ, मैं तुम्हें मोटिवेशन के नाम पे गजलें गा रहा हूँ, यहाँ पे शेरो शायरी कर रहा हूँ, अपने बाल खींच रहा हूँ, महाकाल कर रहा हूँ, तो यार महाकाल सबके दिल में है यार हमारे, ठीक है। तो वो चीज़ वो है, तो पॉइंट क्या बनता है, उस तरह से नहीं, हमें यहाँ पे रहना पड़ता है भाई, फोर्थ राइट, सीधा सा टू द पॉइंट का कमेंट डालो भाई, बच्चे का टाइम बचाना है, बच्चे का टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बनता है, डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुद्दे की बात करना, ऑनेस्ट एक्सप्रेशन देना, ठीक है। बच्चा कहता है सर मैं एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करके आया हूँ सर, मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कहा नहीं होगा यार, समझे मैंने क्या बोला, नहीं होगा, तुम पढ़ के नहीं आए, मैं क्यों उसको झूठ बोलूँ, हाँ बेटा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। सर मैंने पूरी पढ़ाई करी है, सर मैं कमजोर हूँ, सर मैंने पढ़ाई लेकिन करी है, मैं पढ़ के गया हूँ सर, मैं अब बताओ कर लूंगा अपने रिटर्न पेपर, बेटा तुम कर लोगे, हाँ तुम कर लोगे, तुमने इतना प्रयास तो करा है ना, कर लोगे तुम, कोशिश करो और, ठीक है। तो ये चीज होती है, ये होती है फोर्थ राइट, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर रिस्पॉन्स शॉक्ड द एंटायर ऑडियंस, मतलब लेकिन लोगों को कभी कभी सच कड़वा लग जाता है, ठीक है, सच कहते हैं ना, ट्रूथ इज बिटर, सच जो होता है कड़वा होता है, ठीक है। तो अब सेंटेंस समझो, कैंडिडेट का मतलब सेम मीनिंग हो गया फोर्थ राइट, ठीक है। उसके बाद आता है अनहिबिटेड, अनहिबिटेड का मतलब होता है जो इसको कोई रोके ना, इनहिबिट से बोलते हैं हम लोग रोकना, स्टॉप करना, ठीक है। और अनइनहिबिटेड है इसके अंदर कोई रोक ही नहीं है, मतलब खुलेआम जो मर्जी बोलना है बोलो भाई, ठीक है। तो वो भी सिमिलर वर्ड हो गया। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड होता है जो किसी का साथ ना दे, जो किसी की ना पक्ष ना ले, ये तो कहता है निष्पक्ष होता है, ठीक है। तो जब निष्पक्ष की बात करेंगे तो कहते हैं किसी का साइड ना लेने वाला, मतलब न्यूट्रल की बात कर लो, ठीक है, अनबायस्ड की बात कर लो, निष्पक्ष की बात कर लो, तो उसके साथ में आपके पास अबव बोर्ड आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, इवेसिव। इवेसिव होता है बचने से, कुछ कहने से बचने वाला, ठीक है, घुमा फिरा के बातें करने वाला, ठीक है। तो हिंदी क्या बनता है, कुछ कहने से बचने वाला, सीधा ना कहने वाला, ठीक है। ठीक है, इवेड करना, इवेड करना जानते हो क्या मतलब होता है, बचना, किसी से मीडिया से बचते हैं। अब किसी प्रमुख लीडर ने रिजाइन कर दिया, वो पूछ रहे हैं भाई परिवार से कि भाई बताओ क्यों रिजाइन कर दिया, वो बच रहे कैमरे से कि हमें नहीं बताना, नो कमेंट्स नो कमेंट्स, ऐसे करके निकल जा रहे हैं, तो वो बच के निकल रहे हैं भाई, कोने पतली गली से भाई वो, ठीक है। तो क्या बनता है, अवॉइडिंग डायरेक्टनेस या फिर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम अ क्लियर आंसर। वो कैमरे के आगे नहीं पढ़ते, वही मंत्री होगा जो थोड़े दिन पहले बैठ करके पूरे 1 घंटे की कॉन्फ्रेंस करके गया होगा कैमरे के आगे, लेकिन अब वो हार गया है तो वो कोई कमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो इवेजिव बन जाते हैं, इवेड करते हैं, ठीक है। वो देखो प्लेन जब उड़ता है ना, कभी फाइटर प्लेन में देखा होगा फ्लेयर्स छूटती हैं, जब भी कोई पीछे प्लेन के, अगर कोई फाइटर प्लेन उड़ता हुआ जा रहा है तो उसके पीछे कोई दुश्मन का प्लेन लग गया, उसने मिसाइल दाग दी भाई इसके ऊपर, तो ये क्या करता है, कुछ फ्लेयर्स छोड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेयर्स। तो ये जो फ्लेयर्स होती हैं, इवेजिव एक्शन होता है कि जो भी उस तरह से मिसाइल आ रही है, वो जो मिसाइल आई उसके पास, वो जाकर के इस फ्लेयर से टकरा जाए, क्योंकि वो हीट सीकर्स होती हैं, वो जाकर के इन फ्लेयर से टकरा जाएगी और प्लेन बच के निकल जाएगा। तो ये उनका क्या होता है, इवेजिव मोड होता है, इवेजिव स्टेप होता है, इवेजिव मेजर होता है टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमी, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। तो ये सारे मीनिंग्स यहाँ पे बताए हुए हैं, इवेजिव का मीनिंग भी ऑलरेडी मैं लिख दिया है आपके लिए, बाकी के मीनिंग भी यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। हिंदी में जिसको मीनिंग चाहिए थे वो ये रहे, ठीक है। अब बोर्ड का भी मीनिंग मैंने लिख दिया है, अनएबिटेड का मीनिंग भी यहाँ पे आपके लिए लिखा गया है। कैंडिडेट होता है स्पष्टवादी व्यक्ति, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए भाई अगले वर्ड पे आ जाते हैं, नंबर 15। अभी भी हमें एंटोनिम निकालने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत मेहनत के साथ में। ये जो पेपर बनाए गए हैं ना केजीएस टीचर्स द्वारा, बहुत मेहनत के साथ बनाए गए हैं, ठीक है, मेटिकुलसली बनाए गए हैं, समय लगाया है, एफर्ट्स लगाई हैं बहुत ज़्यादा, वी हैव टेकन पेन्स इन मेकिंग दीज पेपर्स, ठीक है, ताकि आपको अपने रियल पेपर वाला एक माहौल मिल सके। एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी, इसको मैं कहता हूँ वो आपकी हो जाए,
ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि द रिपोर्ट वॉज मेटिकुलस इंश्योरिंग दैट नो डिटेल वॉज ओवरलुक्ड, मतलब उसको इतनी मेहनत के साथ बताई गई थी रिपोर्ट में कि कोई माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट ना छूट गया हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रखना है, दैट नो डिटेल वॉज ओवरलुक्ड, कोई चीज हमने अनदेखी नहीं करी थी उसके अंदर। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, सी ऑप्शन आंसर बनेगा स्लॉपी, क्योंकि हमें ऑपोजिट देना है। स्लॉपी का मतलब होता है भाई लेजी, लेथार्जिक, ठीक है, ये ध्यान रखना। बटर फिंगर्स को बोलते हैं, ठीक है, बटर फिंगर्स, मतलब ये ना काम ठीक से नहीं करेगा, चीजें गिराता रहेगा, है ना, लेजी, आलस की तरह से। कहाँ तो बड़ा मेहनत कर रहे हैं इंसान और ऑपोजिट की बात चल रही है, तो स्लॉपी आंसर बनेगा, ठीक है। शोइंग ग्रेट अटेंशन होता है आपके पास मेटिकुलस, केयरफुल रहने वाली बात, और स्लॉपी का मतलब बनता है ढीला ढाला इंसान, लापरवाह इंसान, लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है, ये चीज बनती है, मतलब उसको काम में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी बस वो वाला केस है, ठीक है। बाकी के मीनिंग देख लो। थरो का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट मतलब गहन, ठीक है। इंटेंसिव का मतलब भी लगभग वही है। हीटफुल होता है ज़रूरी, इस पर आप बहुत सोच समझ के काम को करो। हीट का ना कि टेक हीट या पे हीड टू, ये फ्रेज होते हैं। तो हीट का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है, ख्याल रखना चीज़ का। तो यहाँ पे आपके लिए हिंदी है सारी आपके पास। थरो का मतलब होता है पूर्ण या विस्तृत रूप से, ठीक है। इंटेंसिव का मतलब देखो किसी चीज़ का वर्णन करता है ऐसी तैसी में जो केंद्रित किया जाता है, जिसके लिए वो बहुत अधिक, ठीक है, जरूरी है। या बेसिकली यहाँ पे आपके पास माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट भी कवर किया जाता है। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव में लार्ज स्केल होती है, उसमें काफ़ी खुल करके बातें होती हैं। इन हीटफुल मतलब होता है ऐसा व्यक्ति के लिए वर्णन करना जो किसी चीज़ को बेसिकली कहते हैं ना चौकस रह करके, बिल्कुल सचेत रह करके काम को करता है, वो हीटफुल होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। पे अटेंशन करने वाला वो केस है। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। अगला आपके पास सेक्शन आता है शॉर्ट पैसेज है। अब देखो पैसेज में मैंने आपके लिए आंसर्स देने हैं, मैंने काम करा है आपके पैसेज की पूरी हिंदी लिख दी है, ठीक है। इसमें आपके पास रीडिंग पैसेज आया हुआ है, इस पैसेज के ऊपर मैंने आपके पास ये जितनी इंग्लिश थी मैंने इसमें क्या काम करा है, आपके लिए हिंदी ट्रांसलेशन भी कर दिया है। देखा आप लोगों ने, यहाँ पे ये फर्क है, ठीक है। आपको इंग्लिश से मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा तो आपका टाइम बहुत लग जाएगा इसके अंदर, तो आपको यहाँ पे ये पूरा पैसेज है, इसका मैंने आपके पास हिंदी अनुवाद भी लिख दिया है। आप ध्यान से इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार पढ़ेंगे और जो मैं आंसर्स आपको बता रहा हूँ आप मुझसे मैच करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, स्कैनिंग और स्किमिंग टेक्निक होती है, इसके ऊपर भी मैंने आपको विज्ञान मंत्रा में और अपनी ऑनलाइन क्लासेस में भी और ऑफलाइन क्लासेस में भी सिखाया है पूरा। तो आई थिंक आप लोग उसको फॉलो करते हुए इसके आंसर जल्दी से निकाल सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं पैसेज में आपको आंसर डायरेक्टली दे रहा हूँ, ठीक है। आप मैच कर लेना अपना, अगर मैच ना करे तो मुझसे डिस्कस करिएगा, ओके। चलिए देखिए, अगला हिस्सा आ जाता है आपके पास। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट क्रूड ऑयल, क्रूड होता है कच्चा तेल, ठीक है, क्रूड ऑयल प्राइमरली फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे बनता है ये, ठीक है। तो ये बनता है आपके पास मरीन ऑर्गेनिज्म से। हम जानते हैं ना कि देखो हमारे पास क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट पे सपोज प्री हिस्टोरिक टाइम में, डायनासोर के ज़माने में, ठीक है, सपोज एक डायनासोर के ज़माने में एक डायनासोर जो था वो मारा गया, ठीक है, वो मर गया सपोज, ठीक है। उसमें जब वो डायनासोर मरा तो डायनासोर कहाँ पहुंचा, वो उसके जो ना अवशेष जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो कोयले में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। जमीन के अंदर वो दबता दबता पूरा वो धीरे धीरे करके समय के हिसाब से मिलियंस ऑफ ईयर्स लग करके ये जो डायनासोर, पता नहीं क्या बना दिया तो मैंने, ठीक है, जो डायनासोर था वो जमीन की लेयर्स बाय लेयर्स, परतों बर परतों के नीचे वो दबता चला गया। अब यहाँ पे पेड़ पौधे भी आए, जीव जंतु भी आए, वेजिटेशंस भी आई, तो धीरे धीरे करते करते बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द अर्थ ये लोग कोयले में कन्वर्ट हो गए, कोल में। और कोल को हमने क्या बोला, फॉसल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉसल फ्यूल के नाम से, ठीक है। तो ये क्या चीज हुई है, यहाँ पे मरीन ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। क्रूड ऑयल किससे बनता है, मरीन ऑर्गेनिज्म से बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के नंबर ऑप्शन बी लग रहा है। देखो इसका आंसर कहाँ दिखता है आपके पास, बेसिकली लिखता है व्हाट इज क्रूड ऑयल प्राइमरली फॉर्म्ड फ्रॉम, ठीक है, किससे बना है प्राइमरीली। देखो प्राचीन समुद्री जीवों के अवशेष से निर्मित है, ठीक है। पहली लाइन में आंसर आता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म फ्रॉम रिमेन्स ऑफ एंशियंट मरीन ऑर्गेनिजम्स। ये रीजन था इसलिए मैंने आपको हिंदी लिख दी ताकि लिए सरल पड़े, ठीक है। तो आप मैच हाथों हाथ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना आंसर नंबर 1 मिल जा रहा है, इस पैसेज का पहला आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। मतलब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 16 था उसका आंसर यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपके पास क्वेश्चन 16 का आंसर है, ओके। अगर दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसको और जाकर अलग से वीडियो बना के डिस्क्राइब कर दूंगा। चलिए अगला देखिए, व्हाट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, क्या एक चुनौती सामना करी गई है एसोसिएटेड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के प्रयोग के लिए क्या चैलेंज उसने देखा। तो कहते हैं सर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब आप जानते हैं ना फॉसल फ्यूल क्या करता है, इससे निकलता है कार्बन,
और कार्बन हमारे वातावरण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए होता है हार्मफुल। इससे होती है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें से क्या निकलता है, CO2 निकलता है। ठीक है, जब CO2 निकलता है तो हमारे क्लाइमेट के लिए हार्मफुल होता है भाई ये। ठीक है, ऊपर जाके जम जाता है, ओजोन लेयर को खराब करता है, कहे जाते हैं जैसे CFC गैसेस होती हैं। तो ये हमारे पास इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करता है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रूप से ये कार्य करता है। इसका निष्कर्ष शोधन जितना भी लिखा है इसने, लेकिन अब इसका यूज कहाँ पे, कहाँ ये खराब होता है हमारे लिए। ठीक है, कच्चा तेल बेसिकली क्या कहते हैं, प्लास्टिक और सारी चीजें जो है सामग्री, ये हमसे इससे बनती है और ये खराब करती है हमारे वातावरण को। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सर, पर्यावरण और भूरी चीजों के लिए चुनौतियां भरा है। ठीक है, दिख रहा नहीं है, चुनौतियां भरा है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिए, तेल रिसाव हो जाते हैं, उससे हमारा नेचर खराब हो जाता है। तो ये तरह तरह से चीजें बताई गई हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये रहा, आपको NDA पेपर में हिंदी नहीं मिलेगी। कभी आप सोच रहे हो कि मेरे को हिंदी में पैसेज मिल जाएगा, ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए बना दिया है, इंग्लिश में आएगा पूरा वहाँ पे। कभी सोचो वहाँ पे पैसेज हिंदी में लिखा आ रहा हो। ठीक है, ये तो मैंने आपके इजीली बना दिया ताकि आप सॉल्व कर सको बढ़िया से मेरे साथ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, वेरियस पेट्रोलियम एसेंशियल्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, सिंथेटिक मटेरियल लगाते हैं ये लोग। ठीक है, और ये हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। ठीक है, ये देखिए इकोलॉजिकल रैमिफिकेशंस ऑल डिपेंडेंट सोसाइटीज के लिए। ठीक है, ये देखिए डिप्लीशन वाली बातें होती हैं। ठीक है, तो ये समझते हैं, जियो टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो जो टेंशन हमारे पास इंक्रीज हो रही हैं, तो ये हार्मफुल होता है हमारे लिए। ठीक है, चलो अगला देखिए, नंबर 18 पे बढ़ते हैं। द पैसेज implies that extraction of crude oil has, पैसेज ने क्या अर्थ निकाला है कि क्रूड ऑयल से क्या होता है। सी आंसर बनेगा इसका, कैटलाइज द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो कच्चा तेल हमारे लिए ईंधन का काम करा, और ईंधन के से हमारी जो इंडस्ट्री थी वो लगातार ग्रो करनी शुरू हो गई। ठीक है, इससे हमारे इस इंडस्ट्री को जब ईंधन मिला तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ा, और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब चीज़ें बढ़ने से हमारी जो विकसित थी ना इकोनॉमी, वो और ज़्यादा विकसित होने शुरू हो गई। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या बनता है, ये हमारे ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, देखो मैं बदल दिया, देखो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है ये। ठीक है, उसके बाद देखो ये रहा, ठीक है, हैव कैटलाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये रहा लाइन एज इट इज मिल गई है, प्रोपेल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये रहा आपके पास आंसर, क्वेश्चन नंबर किसका था ये, 18 का। 19 पे आ जाइए, क्रिटिकल जंक्शर क्या होता है। क्रिटिकल होता है जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कहते हैं मुश्किल, कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी, महत्वपूर्ण। ठीक है, क्रिटिकल जिसमें सीरियस की बात करते हैं हम लोग। जंक्शर होता है चौक के कोना किनारा, एक ऐसा हिस्सा जो बहुत ज़्यादा ना कहते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लाइफ के क्रिटिकल जंक्शर्स होते हैं, क्रिटिकल चौराहे नहीं बोलते, ऐसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक वहाँ पे ऐसा समय आ जाता है, यहाँ पे जंक्शर का मतलब बनता है बेसिकली समय के रूप में, या फिर पॉइंट के रूप में, जगह के रूप से। ठीक है, पॉइंट के साथ में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें क्या बोलता है, व्हाट डज द फ्रेज क्रिटिकल जंक्शन इंप्लाइड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ये ध्यान रखना, जब भी वर्ड मीनिंग आते हैं तो पैसेज में उस वर्ड का क्या अर्थ दिया है उसके थ्रू निकालना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अ ट्रिवियल मोमेंट इन टाइम, क्या ये नगण्य है, ना के बराबर है, इसका रूल ट्रिवियल होता है ना के बराबर, नेक्स्ट टू जीरो। ठीक है, ना के बराबर। ठीक है, फिर बनता है आपके पास पिवटल रोल, महत्वपूर्ण रोल। ठीक है, फिर बोलता है आपके पास कि एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्रीज्ड ऑयल प्रोडक्शन। फिर बोलता है अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी होता है समृद्धि, तरक्की, प्रोग्रेस, ग्रोथ, ये सारे वर्ड्स। ठीक है, अब देखो आंसर क्या लग रहा है इसका, बी वाला। ठीक है, पिवटल पॉइंट रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट डिसीजंस, मतलब ये समय है अब हमारे पास कि हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा कि पर्यावरण बचाना है या सिर्फ इंडस्ट्री को बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि नतीजतन क्या है, कच्चे तेल पर निर्भरता जो है हमारी, ये हमारे को गंभीर चुनौतियों का क्या ना समाधान अब एक दुनिया होते हुए, एक साथ होते हुए हमें निकालना पड़ेगा कि हमें अब अपने धरती को बचाना है या सिर्फ अपनी रिसोर्सेज को पूरा करना है। ठीक है, अपने नीड्स को पूरा करना है। तो ये चीज़ें देखो लास्ट में इंग्लिश वाले पैराग्राफ में भी आप समझ सकते हो, द वर्ल्ड फेसेस अ, ठीक है, क्रिटिकल जंक्चर, ठीक है, इन डिसीजन बेसिकली सस्टेनेबिलिटी एनर्जी सोर्सेज वाइल एड्रेसिंग द प्रेजेंट चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी, कि जैसे दुनिया निर्भर हो रही है क्रूड ऑयल पे, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे हम लोग डिपेंडेंट हो चुके हैं पूरी तरह से, तो क्या ये ऐसा होना भी चाहिए, ये सवाल उठता है। रिन्यूएबल सोर्सेज ना, अब तो रिन्यूएबल सोर्सेज पे जाओ, विंड पावर पे जाओ, सोलर पावर पे जाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने शुरू हो गए हमारे पास। ठीक है, तो ये समय है कि दुनिया को अब सोचना चाहिए इस बारे में। ठीक है, तो चलो ये था आपके पास एक पैसेज में, एक क्वेश्चन और बाकी है, अगला ऐसा देखते हैं। इधर देखिए नंबर 20 के अंदर,
अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट जियोपॉलिटिकल इश्यूज इज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल, क्या उससे होती है भाई, आंसर सी है इसका। इतना पढ़ने का तो समझ आ गया, कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग फ्रॉम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल रिजर्व्स, ठीक है, सी आंसर बनना चाहिए था इसका। और ये था आपके पास अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए कंजम्पशन के बाद में यहाँ पे है जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, ये वर्ड देखे मैंने ढूंढा, स्कैनिंग करके वर्ड ढूंढना होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रूड ऑयल आर देख बेसिकली क्या बनता है, फ्रॉड जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। ये रहा आपके पास 20वें का आंसर, यहाँ पे 20th का आंसर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखे चलो फाइन। तो ये था बच्चों लोग आपके लिए एक पैसेज का सोल्यूशन। आगे देखें हमारे पास और क्या सवाल है, तो काफी सारा पेपर बाकी है करना, बस बढ़िया से करेंगे, भगाने का काम नहीं था मेरे को एक था ना, मैं जो जरूरी काम है उसको पूरा पूरा डिटेल लेके जाके कराऊंगा, ठीक है। भले ही आपको सोचो कि क्लासरूम के जैसे आप पढ़ रहे हो मेरे साथ में, ठीक है। तो चलो अगला ऐसा देखा जाता है 21 से 25 के अंदर हमें क्या निकालना है भाई, ठीक है। हमें निकालना है सेलेक्ट द ऑप्शन नियरेस्ट इन मीनिंग, हमें सिनोनिम्स निकालने हैं, ठीक है, सिमिलर मीनिंग्स निकालने हैं। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या वर्ड्स आए थे आपके पास। सबसे पहली बात आता है यहाँ पे पेडागॉगी। पेडागॉगी जानते हैं ना आप लोग, टीचर और स्टूडेंट की बातें करते हैं, पढ़ना और पढ़ाने की बातें करते हैं, ठीक है। तो पेडागॉगी कितनी बारी वर्ड्स ये हमारे पास आ चुका है। तो टीचर्स पेडागॉगी मतलब उसका मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मेथड एंगेज स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। जैसे मेरा मेथड ऑफ टीचिंग जो है, मैं कैसे रखना चाहता हूँ भाई, चीजें बच्चों के आगे कॉन्सेप्ट के तरह से लिखूँ, रटाऊं ना मैं चीज को, कॉन्सेप्ट कैसे प्रेजेंट करूं आपके आगे, तो मेरी इस तरह से पढ़ाने का तरीका है। तो यहाँ पे पेडागॉगी मतलब मेथड ऑफ टीचिंग जिसको संबंधित होता है एजुकेशन से। इसमें मैंने आपको रूट भी करवाया था, पेडा का मतलब यहाँ पे एजुकेशन से वर्ड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। टीचर स्टूडेंट से पेडागॉगी, और इस वजह से आंसर क्या लगेगा आपके पास बी। बाकी के मीनिंग्स के सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे लिखे हुए, हिंदी आपको अगले पेज पे मिल जाएगी। बाकी के ऑप्शंस के अंदर थ्योरेटिकल, इनफॉर्मल, प्रैग्मेटिक क्यों नहीं, हिंदी से आप समझ सकते हैं, सारे ऑप्शंस के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, ओके। उसके बाद में अगले वर्ड को देखें, हमारे पास लिखता है ट्रांचेंट का मीनिंग बताइए। द डिबेट वॉज फिल्ड विद ट्रांचेंट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ट्रेंच, ट्रेंच होता है खाई, खाई होती है गहरी, ट्रेंच होती है खाई, खाई होती है गहरी, गहरी होती है डीप, डीप होती है मतलब काफी ज्यादा। समझे कुछ हिंट, क्या मतलब बनता है, बी ऑप्शन इंसाइसिव, ठीक है। सिमिलर वर्ड निकालना है। ट्रेंचेंट मीन शार्प, क्लियर, गहराई में, जिसमें पूरी डिटेल दी गई हो भाई, ठीक है। और किसके लिए, बेसिकली काफी चीज के बारे में पता होना, जानकारी होना, ट्रेंचेंट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। गंभीर बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशंस करें, बहुत डीप ऑब्जर्वेशंस करें हैं, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो इंसाइसिव का मतलब भी वही होता है, काफी ज्यादा। फिलिपेंट का देखो मीनिंग बनता है आपके पास, बेसिकली ये टोन होती है, ठीक है, एटीट्यूड होता है, लैकिंग समथिंग, को कुछ पता नहीं होता लेकिन फिर भी वो बस जिब्रिश, मतलब बोल दिया, उसने पता है नहीं लेकिन क्या बोला, लेकिन बस बोल दिया, तो वो होता है आपके पास फिलिपेंट, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास फिर वेग, अनक्लियर हुआ। सुपरफिशियल होता है छिछला, नदियों में नहीं देखते पानी घुटने तक का होता है, वो सुपरफिशियल वाटर होता है, छिछला होता है वो। नकली या ज्यादा गहराई ना होना, कम जानकारी होना। कुछ लोग टीचर्स होते हैं लेकिन उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है, पूछ लो सीधा ऑनलाइन आकर के भाई चुप हो जाते हैं वो। तो इसमें क्या पॉइंट बनता है, वो चीज बनती है आपके पास कि सुपरफिशियल नॉलेज है तो लेकिन अधूरा ज्ञान है भाई, ठीक है। तो सुपरफिशियल नॉलेज का सेंस इस तरह से याद रख लेना। तो चलो मीनिंग देखो भैया, हिंदी सारे लिखे हुए हैं, आपको हिंदी समस्या कोई भी आ जाए फौरन मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके अलग से फिर से कहूंगा सारे वर्ड मीनिंग डाल दूंगा अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, ठीक है, ताकि आपको मदद मिल जाए उससे। चलो अगला सवाल देखो बच्चों, अगला पूछता है यूबिक्विटस, ये वर्ड बहुत बार एनडीए में आ चुका है, सवाल बड़ा गंभीर है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऑथर्स यूबिक्विटस थीम्स रेजोनेटेड, रेजोनेट होता है जैसे आवाज गूंजना, एको का सर ध्यान रखना, ठीक है। रेजोनेट होता है गूंजना, कमरे में आवाज गूंजती है ना, पहाड़ों पर जाके आवाज गूंजती है, रेजोनेट करती है। रेजोनेंस नाम पढ़ते हो आप, और वो पढ़ते हो ना एक्सपेरिमेंट टोंग्स वाला, ठीक है, वो जो टोंग का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो जिसमें आप एक उसमें फ्रीक्वेंसी पढ़ते हो ना, ऐसे टोंग होता है, उसको टंग की आवाज करते तो वेवलेंथ जनरेट होती है, फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेशन, ठीक है। रेजोनेटेड अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स, दूर दूर तक आवाज गई उस बंदे की, ठीक है। तो क्या बनता है रेजोनेट का मीनिंग, परवेसिव, ठीक है। परवेसिव का मीनिंग क्या होता है, ऐसी चीज जो कहते हैं कि क्या बनता है आपके पास, यूबिक्विटस फाउंड एवरीवेयर, परवेसिव मींस स्प्रेडिंग समथिंग थॉरली, हर जगह पर फैलाव है उसका, हर जगह पे। जैसे जब हम कहते हैं जब पढ़ाते हैं हम लोग तो हमारी बात दूर दूर तक जाती है ना। जैसे हमारे खान सर आते हैं, जब खान सर हमसे कुछ कहते हैं तो हमारी बात, उनकी बात रेजोनेट करती है, हमारे कानों में गूंजती है उनकी बातें, क्योंकि सच्ची होती हैं बातें उनकी, ठीक है। सरकार भी सोचने में मजबूर रहती है यार ये कह रहे हैं तो सही तो कह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज बनती है, तो वो रेजोनेशन वाली बात आती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना था।
उसके साथ में आता है कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वाइडली ऐसे एक चीज होती है जो लोग सबको समझ भी आए, उसको वो अग्री भी करें, ठीक है। बाकी की मीनिंग देखिए, रेयर जो बहुत कम पाया जाता हो, लोकल मतलब आप अपने आसपास के इलाके के लोग। स्पोरेडिक होता है इधर बारिश हो रही उधर बारिश नहीं हो रही, जगह जगह पे कुछ कुछ जगह पर छुटपुट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एक एरिया में बारिश हो रही है, अगले एरिया में सूरज खुला हुआ है, ठीक है, दूसरे एरिया में फिर से बारिश पड़ रही है, तो उसको बोलते हैं स्पोरेडिक रेनफॉल, ठीक है। मतलब रेफर्स टू समथिंग अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स, थोड़ी देर के लिए बारिश हुई फिर रुक गई, फिर बारिश हुई फिर रुक गई, इसको स्पोरेडिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखते हुए सारे हिंदी फिर से यहाँ पे लिखे गए हैं। रेयर होता है जो बहुत कम पाया जाता है, दुर्लभ चीजें होती हैं। लोकलाइज मतलब विशेष क्षेत्र के लिए किसी खास जगह के लिए ही होता है। जैसे हम लोग देखते हैं जो हमारे सोल्जर सियाचिन पे बैठे होते हैं, उनको लोग एक स्पेशल कपड़े दिए जाते हैं, है ना, उनकी स्पेशल क्लोथ्स होते हैं, तो वो लोकलाइज्ड कर दिए जाते हैं एरिया के हिसाब से, ठीक है। उसी तरह से स्पोरेडिक के मैंने बताया अनियमित अंतराल से होने वाली चीजें, ठीक है। तो ये सारे मीनिंग्स आपको नोट करने हैं बाद में। पीडीएफ आपके पास पहुंचेगी, प्लीज नोट जरूर करिएगा, क्या पता है इनमें से कितने वर्ड्स आपको पेपर में मिल जाए, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाते हैं, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस हम पढ़ते हैं स्कूल में, हम लोग पढ़ते हैं लार्वा से सिल्क वॉर्म वाला पढ़ते हैं। सिल्क वॉर्म बदल जाता है तितली में, ठीक है। पहले एक वहाँ पे वो क्या होता है, तितली आके अंडे देती है पहले अपने उस पे लीफ पर, ठीक है, उस पे अंडों से निकलते हैं, सोचो अगले स्टेप में लार्वा निकलते हैं, ठीक है। ये जो लार्वा होते हैं इस पत्ते को खाते हैं, उसके बाद में ये प्यूपा स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये प्यूपा स्टेज के अंदर ये अंदर लार्वा बंद हो जाता है इसके, उसके बाद में मेटामॉर्फोसिस होता है, बदलाव आता है, कंप्लीट चेंज आ जाता है, पूरा उसका सूरत ही बदल जाती है, और वो किस तरह से निकलती है, वो एक सुंदर तितली के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तब वो लार्वा क्या बन जाता है, एक तितली के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये चीज बनता है, हम पढ़ते हैं ना वो कैसे बनता है सेल्फ फॉर्म से पूरा का पूरा केस। फिर ये तितली जाकर के अंडे देती है, फिर वो लार्वा बनता है, फिर लार्वा जाके पत्ते खाएगा, फिर पत्ते पे वो अपना प्यूपा बनाएगा, प्यूपा में फिर जाके मेटामॉर्फोसिस होगा। तो ये सीन अपनी सीन चलती है। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बदलाव आए हैं, मेटामॉर्फोसिस इन एजुकेशन, है ना, मेटामॉर्फोसिस इन आर्मी, अभी रिसेंटली लड़कियों को भी सब आप देखो एलिजिबल हो गए हैं आप लोग, ठीक है। तो ये चीज बनती है। तो यहाँ पे बनता है बदलाव, चेंज। द बुक रिमार्केबली डिस्क्राइब्स द प्रोटैगनिस्ट हीरो, एंटागनिस्ट विलन, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस मतलब इसके अंदर आता है बदलाव, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है बदलना, ठीक है, कन्वर्ट, ठीक है। चलो अगला देखिए भाई, स्टैग्नेशन होता है ठहराव, रुका हुआ पानी। एग्जांपल अगर लो, झील का पानी रुका हुआ होता है, झील का पानी रुका हुआ होता है, स्टैग्नेशन। वाटर में जो लेक में वाटर होता है उसमें स्टैग्नेशन होता है। जीवन में कभी कभी ठहराव आ जाता है, लॉकडाउन का याद कर लो, स्टैग्नेशन आ गया था, ठीक है। इस तरह से बनता है इंप्रेशन। भाई आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे शायद फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, क्या मेरा इंप्रेशन पड़ रहा है उनके ऊपर, ठीक है। प्रभाव, फिर बनता है आपके पास यहाँ पे आपके पास एमिनेशंस, ठीक है। तो एमिनेशन बनता है रेफर टू समथिंग दैट इज एमिटेड, निकलता है जो बाहर की तरफ से, जैसे सूरज क्या करता है, एमिट करता है सनलाइट, है ना, वो क्या करता है, सूरज अपनी रोशनी बिखेरता है सब जगह पे, लालिमा बिखेरता है पूरी वो, तो एमिट करता है, बल्ब लगा हुआ है वो एमिट कर रहा है लाइट को, ठीक है, एमिशन वर्ड निकलता है। तो ये ध्यान रखना है, ये बनता है आपके पास एनिमेशन से, ठीक है, एमिशन वर्ड से। चलिए अगले वर्ड पे आ जाते हैं भाई, सारे मीनिंग्स हैं, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं आपके पास कैकोफोनी। कैकोफोनी होता है शोर शराबा, मतलब कंफ्यूजन, इतना शोर है सर कैसे पढ़ाई करें, ठीक है। तो यहां पे बनता है कैकोफोनी, तरह तरह की साउंड, ठीक है, तरह तरह की आवाजें जो कि आपको किसी चौक पे सुनाई दे जाएंगी, तरह तरह की आवाजें, ठीक है, ये ध्यान रखे चलो। तो कैकोफोनी के साथ बनता है तरह तरह की आवाजें, कंफ्यूजन होता है वहां पे, कुछ समझ नहीं आता। अब सीरेनिटी तो होता है शांत, चुपचाप, शांत बिल्कुल, ठीक है। सीरेनिटी रेफर्स टू स्टेट ऑफ बीइंग काम। उसके बाद बनता है आपके पास टारिंग, ठीक है। सेंटेंस के साथ में बनता है टारिंग, होता है सेंटेंस के अंदर रेफर्स टू समथिंग विच इज वेरी टॉल, ऊंचा, बुर्ज खलीफा, टारिंग, ऊंचा, है ना, हाइट में, मीनिंग ही नहीं मैच कर रहा उसका। डिन का मतलब देखो क्या है आपके पास, डिन का मतलब बनेगा आपके पास कैकोफोनी, ठीक है। कैकोफोनी रिफर्स टू हार्श जारिंग मिक्सचर ऑफ साउंड्स। डिन का मतलब भी होता है लाउड अनप्लेजेंट साउंड, जैसे वो आपके देखो हॉन्कर्स लगाते थे ना बाइक्स में, वो जो नहीं तो वो हॉन्कर वाला हॉर्न होता है, जोर से बजता बड़ी जोर से भाई, वो होता है डिन, वो जब आ जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हॉन्किंग साउंड्स, ठीक है। तो ये आप समझ के चलना। तो उसके साथ में आंसर क्या बनेगा आपके पास, डी वाला, ठीक है। क्वाइटिट्यूड का मतलब भी शांत होता है, सॉलिट्यूड वर्ड से याद रख लो, क्वाइटिट्यूड या सॉलिट्यूड, इसी से आप ध्यान रख के चल लो, सेम अप्रोच चलती है, ठीक है। तो आपने ये चीज समझ के रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ है, एक वर्ड से कितने वर्ड्स बन गए देखो आपके, ठीक है। ट्रंक्विलिटी, पीस, ये सारे के सारे किसके साथ हैं, सॉलिट्यूड के साथ भी लग सकते हैं या क्वाइटिट्यूड के साथ भी लग सकते हैं, ठीक है। चलिए
अगला सवाल देखें आपके पास, सारे मीनिंग्स फिर से मैं कहूंगा, सारे लिख दिए हैं आपके, ठीक है। अगला सेक्शन देखते हैं 26 से 30 तक हमारे पास क्या है, इसमें है इडियम्स और फ्रेजेस। ये काम फटाफट से निबट जाएगा हमारा। चलिए पहले मुहावरे पे आ जाते हैं। क्रॉस द रूबिकॉन, ठीक है, क्रॉस द रूबिकॉन का मीनिंग क्या होता है? इसका आंसर बनता है टू टेक अ डिसाइसिव एक्शन विद नो टर्निंग बैक, ठीक है। मतलब फैसला ले लिया है, एनडीए करना है तो फैसला ले लिया है, ठीक है, बदल नहीं सकता मैं कोई अब, ठीक है, हम पीछे नहीं हटने वाले अब, ठीक है। आज़ादी चाहिए थी तो आज़ादी चाहिए थी, हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता था। तो इस केस में बनता है वी हैव क्रॉस द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। नाम क्या सुना हमने? पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब वहां से लौटना संभव नहीं है, ठीक है। बर्न वंस ओर्स या फिर बोट्स, ठीक है, ये ओर्स होता है पतवार, ठीक है, पतवार, या फिर इसको बोट्स बोलते हैं नाव, ठीक है। पुराने जमाने में नावक होते थे ना, जब किसी जगह पे वो बचने जाते थे तो वो कहते थे कि अपने जहाजों को आग लगा देते थे, तो बर्न, दे यूज्ड टू बर्न देयर बोट्स, दे यूज्ड टू बर्न देयर ओर्स। ये दोनों मुहावरे हैं कि अब वापस तो लौटना नहीं, हमने यहीं बसना है, ठीक है। जैसे हमने अब तो आर्मी में जाना ही है सर, और कुछ नहीं है लक्ष्य, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टू टेक अ डिसाइसिव एक्शन, ये मीनिंग आता है। रूबिकॉन का मतलब होता है ऐसा हिस्सा जिससे हम बदल नहीं सकते। वी हैव क्रॉस द रूबिकॉन, ठीक है। मतलब रूबिकॉन वो पॉइंट है जहाँ से आप लौट सकते हो, लेकिन रूबिकॉन के बाद में आप लौट नहीं सकते, ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आता है कि बाइट द बुलेट, है ना। बाइट द बुलेट, वो साउथ इंडिया की मूवीज नहीं थे, वो बुलेट मारी, उसने दांत से पकड़ी बोली अपने, है ना। तो वो चीज़ बनता है वो बाइट द बुलेट, चुनौती का फैसला करना, सामना करना, अच्छे से करेज दिखाना। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास? फेस डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, लेकिन किसके साथ में? विद कॉन्फिडेंस, बहादुरी से। जीवन में कितना ही उतार चढ़ाव आएंगे, कितने ही राइसेस एंड फॉल्स आएंगे, गिव अप नहीं करने का बच्चा, ठीक है। क्या पता अच्छा एग्जाम जाए, सिलेक्शन इस बारी में हो जाए, क्या पता एक बारी और मेहनत करनी पड़ जाए, ठीक है। डटे रहना बच्चा, ठीक है। पॉइंट क्या है? बाइट द बुलेट, टेक द चैलेंजेस एज दे कम। जैसे चुनौतियां हैं सामना करते रहो बस उनका, ठीक है। तो ये बनता आगे पास आंसर बी के अंदर, बाइट द बुलेट, ठीक है। चलो अगला देखिए, होल्ड द फोर्ट, डटे रहो भाई, हल्टा नहीं पीछे। तो आंसर क्या बनेगा? मेंटेन कंट्रोल इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। देखो कितने बढ़िया वर्ड्स हैं आज। फोर्ट क्या होता था पुराने जमाने में? राजा का दुर्ग होता था, ठीक है। राजा कहता था कि भैया सोल्जर्स को अपने, डटे रहो सोल्जर्स, पीछे नहीं जाना, है दुश्मन तो दुश्मन को पहले अंदर घुसने का प्रयास तो करने दो। ये होता था फोर्ट, ठीक है। दुर्ग बनाते थे इस तरह से करके, ठीक है। यहाँ पे वो राजा की पूरी सेना खड़ी रहती थी, दुश्मन आता था यहाँ से इस तरह से, यहाँ पे दुश्मन को इसको पहले पार करना है, लकड़ी का दरवाजा होता था बड़ा सा, तोड़ना है, कह रहे उनको कोशिश तो करो। यहाँ पे उनके तीरंदाज खड़े होते थे, तीर मार रहे हैं यहाँ से, गोलियां चला रहे हैं ऊपर से, ठीक है। कहते हैं होल्ड द फोर्ट, है ना, पीछे नहीं हटना है। हमने टाइगर हिल के पीछे भी हेल्ड द फोर्ट, है ना। कारगिल वॉर में इंडियन सोल्जर्स हेल्ड द फोर्ट, हम पीछे नहीं हटे थे, हमने सामना किया था। दैट मीन्स इस केस में क्या बनता है? हमने मुश्किल समय में भी अपना धीरज नहीं खोया था। वी मेंटेन आवर कामनेस, मेंटेन आवर पेशेंस इन डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर इसलिए सी बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं। थ्रो द टाल, जब हम देखते हैं कि रेसलिंग का मैच होता था या बॉक्सिंग का मैच होता था पुराने ज़माने में, अब भाई साहब बड़ा पिट रहे हैं भाई ये, है ना। ये जो दूसरा आदमी तो बड़ा तगड़ा आदमी, लंबा चौड़ा, और इसने इसको अच्छे से पीट रखा है, धो रखा है भाई, ठीक है, पिट रहा है बुरी तरह से। अब बाहर से इसकी वाइफ खड़ी भी देख रही है बेचारे की कि भैया ये तो बहुत मार खा रहा है। इसने क्या करा? मैच को रोकने के लिए रेफरी को बोला, रेफरी ने कहा भाई मैं क्या कहूँ, वो तो गिव अप ही नहीं कर रहा। एक रूल होता है कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को रिंग में फेंक देते हैं, खासकर एक तौलिया जैसी चीज़, तो जो पिट रहा होता है ना, इसका स्कोर कम होता है, उसकी बाय डिफॉल्ट हार हो जाती है, उसकी बाय डिफॉल्ट हार हो जाती है, ठीक है। मतलब दूसरी पार्टी जो जीत रही होती है उसको कहते हैं विक्ट्री मिल गई, इसने वॉक ओवर ले लिया, दूसरे वाले लोगों ने हार मान लिया। तो पहले लोग करते थे कि बॉक्सिंग वगैरह के मैचेस में एक टॉवल फेंक देते थे रिंग के अंदर, रेसलिंग वगैरह में टॉवल फेंक देते थे रिंग के अंदर, तो मतलब जब ये गिव अप नहीं करता था आसानी से, लेकिन बाकी लोग परेशान हो जाते थे कि भाई ये तो मर जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या था? टू थ्रो इन द टाल, ये सेंस बनता है। तो इसका आंसर क्या बनता है? तो किसी को सरेंडर करने का केस। देखो एग्जांपल से तो थोड़ा सा आइडिया दे रहा था मैं आपको। थ्रो इन द टावल का मतलब होता है सरेंडर कर देना, हार मान जाना, तो गिव अप, ठीक है। ये चीज बनती, क्योंकि उसने आखिरकार सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए, ही थ्रू हिज टाल, ऐसे लगा करके, ठीक है। या उसके अंदर उसने हार मान ली, सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया, ओके। तो ये चीज बनी। अगले पे देखिए, नंबर 30 पे आ जाते हैं, रब एल्बोस। रब एल्बोस का मतलब क्या होता है? ठीक है, ठीक है, बेटा क्लास के बीच में हो, ठीक है। तो अभी क्या बनता है? रब एल्बोस। तो रब एल्बोस कैसे बना आपके पास? जैसे जब जगह कम होती कहीं बैठने की, ठीक है, तो कहते हैं कि थोड़ा साइड दो, थोड़ा साइड दो,
थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ बच्चे अभी मिलने आए हुए, ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। चलो ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या पॉइंट बना आपके पास, रब एल्बोस। अब क्या हुआ यहाँ पे कि जब हम बस में बैठे होते हैं, थोड़ी सी जगह देना भाई, थोड़ी जगह देना, रखने की भी, हाथ रखने की जगह नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे सेंटेंस के अंदर, रब एल्बोस का मतलब होता है। लेकिन फिर बातचीत शुरू हो जाती है, हम दोस्ती करनी शुरू कर देते हैं। टू रब एल्बोस मतलब हम आपस में भाई थोड़े बहुत मित्रता दिखाने लग जाते हैं। जब कहते हैं ना भाई थोड़ी सी जगह देना बैठने की, बीच में बैठ गए आप। अब जब बीच में बैठ गए, अच्छा जी आपका नाम क्या है, आप कहाँ से, अच्छा एसएसबी के लिए जा रहे हैं, कौन सी एसएसबी आपकी है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या बनता है, हम सोशलाइज करते हैं, हम सामाजिक लोग हैं, हम सामाजिक चीज़ों पर विश्वास करते हैं, तो हम लोगों से मिलनसार होते हैं। तो सोशलाइज का मतलब होता है टू रब एल्बोस, ठीक है, ये चीज़ बनती है। ये मुहावरों में आया, बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरे थे ये, बहुत प्यारे गजब के मुहावरे क्रिएट करके बनाए गए थे, ठीक है। अब देखते हैं 31 से 40 पर आपके पास क्या है। यहाँ पे आपके पास है वन पार्ट ऑफ सेंटेंस फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेट्स, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेट। ग्रामर पे आधारित होगा ये थोड़ा सा, हमें एक हिस्सा दिया गया है और हमें दूसरा हिस्सा पूरा करना है। मतलब पहला पार्ट दिया गया है आपको और आपको दूसरे पार्ट को कंप्लीट करना है मैचिंग वर्ड्स के साथ में ग्रामर लगाते हुए। अब देखिए, शी हार्डली नोटिस द चेंज, ठीक है, उसने मुश्किल से ही चेंज नोटिस करा। अब देखो इसमें सारे आपके पास क्या यूज हो गए, कंजंक्शन चैप्टर के यूज हो गए। यहाँ पे क्या आ गया, कंजंक्शन चैप्टर, ठीक है। अब जरा देखते चलो, कंजंक्शन में यहाँ पे आंसर ए लगेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या चीज बनती है, यूज टू इंडिकेट द रीजन फॉर समथिंग, ठीक है। इसमें बिकॉज क्या रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी चीज के कारण को, ठीक है। सो रीजन बताता है, देयरफॉर रीजन बताता है, दस आपके रिजल्ट बताता है, ठीक है। देयरफॉर का इस्तेमाल हुआ, तो इसी तरह से बनते हैं। वैसे एक बिकॉज होता है, ये आपके पास बताता है किसी चीज का इमीडिएट रीजन फॉर समथिंग। इन दिस सेंटेंस जो है आपके पास बिकॉज इंट्रोड्यूस कर रहा है रीजन को कि उसने नोटिस क्यों नहीं करा, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास, बिकॉज के साथ। ऑल्दो का मतलब तो हालांकि होता है, ऑल्दो का मतलब तो हालांकि और फिर येट से पेयरिंग होता है, ठीक है। मतलब वो फ्री थी तो उसने नोटिस क्यों नहीं किया होगा, फिर तो नोटिस करना चाहिए था उसने। आप मेरे पास आए, मैं आपको नोटिस नहीं कर पाया क्योंकि आप उस समय पढ़ाने में बिजी था, तो मैं नोटिस नहीं कर पाया इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाने में बिजी था, ठीक है। लेकिन अगर सोचो सर आप फ्री बैठे थे फिर भी आपने मुझे नोटिस नहीं किया, यू आर सिटिंग फ्री, यू डिड नॉट नोटिस मी ऑल्दो यू आर सिटिंग फ्री, फिर मैं ऑल्दो लगा रहा होता उसके अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखे चलना, तब होता कि वो एडवर्सेटिव वाला सेंस लगा करके। तो ये सारी बातें आपने क्लासरूम में सीखी हुई हैं कि हालांकि एंड दो एंड ऑल्दो वाली बातें सारी हमने सीखी हुई हैं क्लासरूम के अंदर। तो आप ध्यान रखना इसके आंसर ए से बनाओगे। देयरफॉर क्यों नहीं, देयरफॉर तो उपरांत में रिजल्ट बताता है, ठीक है। सारे मीनिंग्स यहाँ पे मैंने अपने मेंशन कर रखे हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। द अदर ऑप्शंस लाइक ऑल्दो एंड बट एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट, ऑपोजिट्स बताते हैं, इसे कहता है एडवर्सेटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद बनता है डजंट फिट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे और देयरफॉर क्या बताता है, रिजल्ट बताता है, इसलिए देयरफॉर भी नहीं है। हमें तो यहाँ पे बताना है क्योंकि, ठीक है, कारण बताना है, इसलिए मेरे पास ए आंसर आया, ठीक है। तो यही सारी बातें आपको मैंने कंजंक्शन में सिखाई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए अगला सवाल क्या आता है आपके पास, हैड आई नोन अबाउट, ये है इन्वर्जन, ठीक है, यानी कि जिसमें आया था हमारे पास रिमूवल ऑफ इफ का इस्तेमाल, ठीक है। उसमें क्या था कि हैड के साथ में फिर अगले भाग में वुड हैव लगाया था या फिर कुड हैव लगाया था, ठीक है, ये वो रूल था। तो हैड आई नोन अबाउट द ट्रैफिक आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, ठीक है। तो आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, बी आंसर लगेगा इसका, ठीक है। ये मैंने आपको टेंसेस में करवाया हुआ है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस में, जब मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस करवा रहा था तब करवाया था ये, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, इन्वर्जन हुआ था, रिमूवल ऑफ इफ हुआ था, तब मैंने हैड से शुरू करा था, और अगले भाग में वुड हैव या कुड हैव लगता है V3 के साथ में, इसके साथ में भी V3 लगती है और इसके साथ में भी आपके पास V3 लगती है, ठीक है बच्चों लोग। बाकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पूरा अच्छे से लिखा गया कि बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं लग रहे, क्योंकि इफ के वाले इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है ना, कंडीशनल सेंटेंस है ये, तो आपको लिखना है इसके अंदर कंडीशनल्स में, ठीक है, उसमें जाएगा भाई ये। चलो अगला सा देखो, फिर अगले से हमारे पास आता है नाइदर के बाद में नॉर लगता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं सेंटेंस के अंदर क्या लिखता है, नॉर के बाद जैसा नाउन होगा उसके हिसाब से उसका वर्ब होगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सीखा हुआ है मेरे बच्चों, ठीक है बच्चा लोग, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की कहानी है भाई, ठीक है। नाइदर द मैनेजर नॉट द एम्प्लॉइज, अब एम्प्लॉइज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, प्रोनाउन लगेगा तो भैया वो देयर में आ जाएगा। अब बनाओ अपना आंसर तुम लोग, देखो सेंटेंस के अंदर वर प्रेजेंट एट द मीटिंग तो वर ही तो आएगा। अब देखो नॉट द एम्प्लॉइज, अब ये पास्ट की बात कर रहा है, व्हेन यूजिंग नाइदर नॉर वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट
ठीक है, या फिर एरो बना दो ऐसे करके, काम खत्म हो जाता है। मैनेजर सिंगुलर है, ठीक है, देयरफॉर वर्ब वाज, ठीक है, यहाँ पे रखना। तो क्या रखना है कि नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके अंदर थोड़ा सी गलती है, सही कर लेते हैं। नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज, नॉर के बाद वाला एम्प्लॉइज, तो यहाँ पे वर लगाना, ठीक है, ये इसमें गलत हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं, शायद टाइपिस्ट से गलती हुई है ये, ठीक है। नाइदर नॉर में अगला वाला देखा जाता है, तो इसमें मैं क्या लगाऊंगा सेंटेंस के अंदर, इसको मैं डिटेल में बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, सुनना ध्यान से। अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूँ सेंटेंस के अंदर नाइदर, उसके बाद में नॉर, फिर आइदर, उसके बाद में और, फिर आता है नॉर के बाद वाला और के बाद वाला। जैसा इसका नाउन होगा उसी तरह से इसका वर्ब होगा, जैसा इधर नाउन आएगा उसी तरह से वर्ब आएगा। अगर ये प्लूरल तो प्लूरल, ये सिंगुलर तो सिंगुलर। अब या तो टाइपिंग एरर यहाँ पे हुई है या टाइपिंग एरर यहाँ पे हुई है, ठीक है, तो कोई नहीं, हमने सही कर लिया, हम तो लॉजिक सीख रहे हैं। अगर ये एम्प्लॉइज है, ठीक है, नॉट द एम्प्लॉइज, तो मैं बोलूंगा वर्ब प्रेजेंट का इस्तेमाल। लेकिन अगर ये बाय चांस होता नॉट द एम्प्लॉई, तो मैं लगाता वॉज प्रेजेंट मेरे बच्चा, ठीक है। अब गलती देखो किधर हो सकती है, अभी तो छोटा सा मिस्टेक हो गया भाई, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है, तो चलो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो क्या लिख के चलेंगे आप लोग यहाँ पे, वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग, ठीक है, तब जब वो वहाँ पे एम्प्लॉय लिखा होता, और अगर यहाँ पे एम्प्लॉयज है तो ये वर्ब प्रेजेंट है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखा जाए, शायद ये हमारे इसी में हुआ है, रियल पेपर में तो ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है। इट वॉज ओनली आफ्टर ही अपोलोजाइज्ड, ठीक है, सी लगेगा, ठीक है, ओनली के बाद में डैट लगता है, ओनली के बाद में डैट की पेयरिंग की जाती है, ठीक है, तो ये सीधा है, ओनली आफ्टर के बाद में हमें इन्वर्जन एम्फेसिस करते समय डैट लगाना पड़ता है, ये साफ साफ लिखा गया है, ये तो इजी था, ठीक है, ओनली के बाद में डैट का पेयरिंग होता है, ओके। देन अगले पे आ जाते हैं, अगला सवाल आता है, ही डिडंट सी एनीवन एट द पार्टी, उसको पार्टी में कोई नहीं दिखा और ना ही मुझे दिखा, ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, नीदर डिड शी, ठीक है, इन्वर्जन हो रहा है ना फिर से, ये इन्वर्जन के अंदर एडवर्ब पहले, उसके बाद में आपके पास अपना एडवर्ब के बाद में सब्जेक्ट लगाओगे या हेल्पिंग, अब तो पहले हेल्पिंग अब लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है, तो इन्वर्जन होता है, महत्व देते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, तो नीदर डिड शी, ठीक है, फॉलोज द करेक्ट स्ट्रक्चर, बिकॉज वो नेगेटिव इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव इन्वर्जन में हमारे पास नीदर डिड शी का इस्तेमाल होगा, ना ही मैंने देखा ना ही उसने देखा, ठीक है, ये सेंस बनता है। तो नीदर शी डिड गलत हो जाएगा, सीक्वेंस मैंने दे दिया आपको, यहाँ पे देखो ये रहा, ये गलत हुआ, ठीक है। एंड लगा दे भाई, नीदर के बाद में तो एंड आता ही नहीं है, ठीक है, ये गया। उसके बाद में नॉट शी डिड, तो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला चाहिए होता है इसके लिए, फाइन। चलो अगला देखो, अगला पोर्शन आपके पास है आई विश, अरे बड़ा प्रॉब्लम, अच्छा क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है, आई विश के साथ में, ठीक है, आपके पास में या तो V2 लगता है, ठीक है, या फिर आई विश टू के साथ में V1 लगता है, आई विश टू हैव के साथ में, ठीक है, V3 लगता है। आपको कंडीशनल सेंटेंस में करवाया है बच्चा मैंने, आई विश टू हैव वाली बातें, ठीक है, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, याद आया सेंटेंस कुछ ऐसे बना के लिखा था। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, सेंटेंस के अंदर आई विश आई न्यू सेकेंड फॉर्म चाहिए होती है, ठीक है, तो ये रहा आई विश के साथ में सेकेंड फॉर्म, काश ऐसा होता, हिंदी क्या बनती है इसकी, काश ऐसा होता, ठीक है, तो ये ध्यान रख के चलना है। चलो भाई अगला सवाल, इफ ओनली, ठीक है, इफ ओनली जो फ्रेज है ये ध्यान रखना है, रिग्रेट करता है, इसमें ना किसी बात पे दुख जताया जाता है, ठीक है। इफ ओनली के साथ में आपके पास पास्ट इवेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड इट इज फॉलोड बाय पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट डिड नॉट हैपन, बस उसने बताया होता तो मैं कर देता, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं कर देता, ये वाला केस है, लेकिन ना बताया ना किया, ठीक है, तो क्या लगता है कि इफ ओनली शी, अब इफ ओनली शी हैड लिसन टू माई एडवाइस, ठीक है, तो इसमें क्या रखना है, इसके अंदर आपको क्या लगा चलना पड़ेगा, राइट आंसर के अंदर हैड लिसनड पास्ट परफेक्ट लगता है, विच शोज दैट स्पीकर इज रिग्रेटिंग अ मिस्टेक, जो उसने करी, ठीक है, अब उसका वो कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि फॉलोड बाय सिंपल पास्ट में तब लगता है जब एक्सप्रेशन के साथ में विश होती है भविष्य के लिए, ठीक है, तो सेंटेंस से आता है कि इफ ओनली शी हैड लिसनड टू माई एडवाइस बट शी डिड नॉट, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। और अगर ये ऐसे होता लिखा हुआ कि इफ ओनली
शी, और मैं लिखता हूं सेंटेंस के अंदर LISTENS लिसन्स टू माई एडवाइस, ठीक है, शी विल सक्सीड। तो ही तब होता जब ये लिसन्स टू माई एडवाइस आता लिखा हुआ, तभी वो कहता है शी विल सक्सीड। देखो विल से समझ आ जाता है यहाँ पे, तभी मैं इसके अंदर क्या लगाता आपके पास इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ देखना फॉरवर्ड बाय सिंपल पास लगता, तो यहाँ पे इफ ओनली शी लिसन्ड टू माई एडवाइस शी विल, अब मैं यहाँ पे लिसन्स भी कर सकता था। अगर मैं इसको वुड बना देता, थोड़ी क्लियर अगर सोचा मैं इसको यहाँ पे वुड बना दूं, तो वुड के साथ में क्या बन जाएगा इसके अंदर, लिसन्ड बन जाएगा। इफ ओनली शी लिसन्ड टू माई एडवाइस शी वुड सक्सीड, इस तरह से पेयरिंग लगती है, ठीक है। ये प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशन होती है। तो बस थोड़ा सा समझ के चलना, जब आप पेपर बनाना तो थोड़ा सा अपना जब आगे भी प्रैक्टिस करो थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। चलो अगला देखिए भाई, स्कार्सली के साथ में, अरे तो पेयरिंग है कंजंक्शंस वाली, ठीक है। बी आंसर लगेगा, स्कार्सली के साथ में व्हेन लगता है। भाई सुनना ध्यान से, रेयरली, ठीक है, RARELY, बेयरली, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बनता है रेयरली, बेयरली, स्कार्सली। इन सभी के साथ में आपके पास पेयरिंग किसकी जाती है, व्हेन की जाती है। उसके बाद आता है नो सूनर, इसके साथ में देन की पेयरिंग की जाती है, ठीक है। सारा तो करा हुआ है तुम लोगों ने ये, ठीक है। तो इसमें आपको देखना स्कार्सली के साथ में हैड लगता है भाई, व्हेन का इस्तेमाल, ठीक है। तो ये चीज बनी आंसर के अंदर। ये तो आपने एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक क्वेश्चन मैंने आपको आपकी नोट्स में भी एज इट इज लिखवाया है भाई ये, ठीक है। चलिए भाई अगला देखते हैं। एवरीवन इन द टीम इंक्लूडिंग मृदुल, एवरीवन इन द टीम, हर कोई टीम में मृदुल को मिला करके, आर एक्साइटेड नहीं, वर्ब अग्रीमेंट करना पड़ेगा ध्यान से, इज एक्साइटेड, क्योंकि एवरीवन क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। और इनडेफिनेट प्रोनाउन जो वर्ब लगाता है वो सिंगुलर होता है, समझे। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो वर्ब लगाता है सिंगुलर होता है, तो इस वजह से आपके पास इज एक्साइटेड अबाउट लगा के चलोगे, आंसर के अंदर सी मार्क होगा, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 39। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 10 क्वेश्चंस और रह गए हैं, फटाफट निपटाते हैं उन्हें भी। शी वुड हैव सक्सीडेड तो बड़ा आसान है, अगले समय हैड लगेगा। इफ शी, देखो ना क्या सीखा था हमने, वुड हैव के साथ में इफ नहीं आता, V3, तो अगले भाग में इफ के साथ में हैड लगाएगा V3 के साथ में। अगर यहां पे आपके पास लिखा होता सिर्फ वुड विद V1, तो अगले समय लगा होता आपके पास इफ के साथ में पास्ट इंडेफिनिट। मेरे प्यारे बच्चों पूरी पेयरिंग्स हैं आपके पास नोटबुक में आपकी, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना। तो क्या लगेगा, शी वुड हैव सक्सीडेड इफ शी, अब देखो इफ शी हैड वर्कड हार्ड, ये रहा, ठीक है, सी लगेगा आंसर, ये रहा आपके पास, ठीक है। तो आखिरी के हम लोग बढ़ते हैं लास्ट 10 क्वेश्चंस के ऊपर। बस 10 सवाल रह चुके हैं। सर जी मुझसे पूछा था कितना और बोर करोगे बच्चों को, मैं कहा नहीं अब तो क्लोज टेस्ट है, फटाफट निपट जाएगा, ठीक है। आंसर्स बताऊंगा इसके, ठीक है। क्लोज टेस्ट के अंदर आपको तरीका सिखा दिया है, तरीका आपने देखा है। क्लोज टेस्ट के अंदर आपको देखो, इसमें भी मैंने आपके लिए हिंदी बना दी है, तो आपके पास सब मैंने आंसर्स इसमें मार्क कर रखे हैं, ठीक है। तो आपके पास विद आंसर्स विद मीनिंग सारे ऑप्शंस के मैंने मीनिंग्स भी लिख दिए हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से देखोगे मैच करके, ठीक है। क्लोज टेस्ट के अंदर वही तरीका कि आप इसके अंदर पहले पैसेज पढ़ो, साथ साथ मैचिंग वर्ड्स लगाओ और उसके थ्रू अपने आंसर्स बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्लोज टेस्ट के अंदर मैं आंसर्स की बात कर रहा हूँ आपके लिए सीधा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हिंदी देख लो, आपके पास इसको हिंदी में दिक्कत आती है, यहाँ पे हिंदी सारी लिखी हुई है, ठीक है। उसके अलावा मैंने इस पैसेज के अंदर आपके लिए काम सरल करा है, मैंने आपको देखो दिखा देता हूँ आपको आखिरी में, ये देख लीजिए जरा, आ जाए मेरे प्यारे भाई, ये रहा, ठीक है। सारे बच्चों के लिए मैंने इसकी हिंदी बना दी है, ओके। तो आपको हिंदी पहले पढ़ लेनी है, इस पैसेज की PDF में आएगी। हिंदी पढ़ने के बाद में आपके पास जो मैंने आंसर्स मार्क करे हैं पीछे, ये सारे आंसर्स मार्क करे गए हैं ऑलरेडी, 40 से लेके 50 के सारे आंसर्स मैंने मार्क कर दिए हैं। इनको आप मैच करके देखिएगा, सारे ऑप्शंस आपके साथ मैचिंग मिले हैं। जो ऑल्टरनेट एग्जांपल्स हैं, जो ऑल्टरनेट मीनिंग्स हैं, जैसे इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है, एक्सप्लोरेशन का मीनिंग क्या होता है, उस पैसेज में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आपको चाहोगे तो अलग से भी मैंने लिख दिए हैं, ताकि आप जब अपने आंसर्स मैच करो तो आप बड़े सुविधाजनक तरह से इसको मैच करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये सेक्शन जो है ये मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर ये, तो इतना फिर संभव नहीं हो पाएगा आपके लिए एक साथ रिवाइज करना, क्योंकि आपको और भी 20 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी ही है, तो पहले मॉक टेस्ट है,
तो आपको अगले मॉक टेस्ट में मैं इसको पूरा डिटेल में आकर समझाऊंगा, तब तक उसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बाकी ये जो मॉक टेस्ट नंबर 1 था, इस मॉक टेस्ट नंबर 1 से आपके क्या टेक अवेज है, मेन चीजें आपने क्या समझी हैं, ठीक है। मेन चीजें आपने क्या समझी हैं, मेन चीज आपने ये समझी है कि मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए। दूसरी बात, मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, जिससे मैंने लेक्चर शुरू करता उसी बात पे मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए, ठीक है। जितना आता उतना ही करो, लेकिन अपने प्रैक्टिस करके जाओ, प्रैक्टिस नहीं करी तो कुछ मजा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। फर्स्ट मॉक टेस्ट था, अगर किसी का ये अच्छा भी नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज जस्ट द फर्स्ट मॉक टेस्ट। अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, कैरी करो इसी फ्लो को, इसी मोमेंटम को, ठीक है। और अगर किसी कॉन्सेप्ट बेस्ड हिस्से में दिक्कत है तो अपने टीचर से पूछो, मुझसे पूछो। बिहार में हैं तो आप, मसलापुर में तो प्रियांशु सर हमारे एक्सपर्ट टीचर हैं, सीनियर टीचर हैं हमारे केजीएस के, आप उनसे पूछिए, ठीक है। और भी आपके पास अपने फ्रेंड सर्कल्स में हैं लोग, उनसे आप डिस्कस करिए। ग्रामर तो डिस्कस करने से भी इंप्रूव होती है, ठीक है। तो कोई भी अगर समस्या हो एनडीए वाले बच्चों को किसी भी फील्ड में स्टडीज को लेकर के, इवन और भी सेशन जैसे मैं चला रहा हूँ पैरेलल आपके, ठीक है, तो आप उसमें आकर के अपना डाउट्स पूछ सकते हो। इस सेशन के अंदर भी जो मैंने आपके पास अभी वीडियो दी है, आपको लगभग 1.5 घंटा करीब हो गया है, इसलिए मैंने आपके पास वो सीधा आंसर दिखाएं, क्योंकि उसके मैंने सोल्यूशंस ऑलरेडी लिख के दिए हुए हैं पीछे आपके लिए, ठीक है। तो बस आपको अपना टाइम देखना है, इसको रिवाइज करके पूरी वीडियो को देखिएगा ढंग से, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर भी कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो मुझे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उस पर्टिकुलर दिक्कत को मैं एक वीडियो के थ्रू, एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको आंसर करूंगा, ठीक है। मतलब आपको इन्वर्जन नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, मैं करवाऊंगा। आपको ये नहीं पता वो आपने सर वो रूल कैसे लगा देता है हैविंग वाला, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी आपने पीछे सर कुछ रूल्स बताए, वो कैसे लगे हमें तो नहीं बताए थे, तो ठीक है मैं करवाऊंगा, ठीक है। बस आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि आपको क्या सीखना है उसके अंदर, ठीक है बच्चों। बाकी वोकैबुलरी के लिए अखबार पढ़ा करो, प्रैक्टिस करा करो, तब और थोड़ी सी रिदम बनेगी, ठीक है। सारे पीवाईक्यू खत्म कर डालो, 2015 से लेकर के 2021, 22, 23 जितने भी आपके पेपर्स हैं, सारे पीवाईक्यू लगा डालो, आपको काफी मदद मिलेगी, ठीक है। चलो फिर आज इस सेशन को यहाँ रोकते हैं। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो, सारे सॉल्यूशंस आपको समझ आए हों, और फिर से सॉल्यूशंस के साथ में आप फिर लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। अगला मॉक टेस्ट जब आपका पूरा हो जाएगा, फिर सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे मंडे के दिन, ठीक है। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस में जुझे रहिए, लगते रहिए भाई, मेहनत करते रहिए। गलतियां करेंगे, सीखेंगे, गिरेंगे, चोट लगेगी, घुटना छिलेगा, हाथ पैर छिलेंगे, लेकिन फिर खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे, ठीक है। यही अपनी सोच के साथ में अपने मॉक टेस्ट करो और फिर अपना रियल पेपर की तैयारी करो, ठीक है। चलो पूरी केजीएस टीम की तरफ से फिर से मैं आपको कहूंगा ऑल द बेस्ट अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए। सीडीएस वाले बच्चे निराश ना हो, सीडीएस का भी अगला आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट, आपके लिए रिकॉर्डिंग अगली मैं उसकी करूंगा मॉक टेस्ट के लिए। आपका जो फर्स्ट मॉक टेस्ट था सीडीएस वाले बच्चों के लिए भी, बाकी जो ऑनलाइन क्लासेस है उनसे जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।